हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन का लेक्चर नंबर 3। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो एक बार ओके लिखो। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग लेक्चर अपना फटाफट से, जल्दी से ओके लिखो बेटा। काफी सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने हैं आपसे, काफी सारी बातें बतानी है। ठीक है, क्लियर? हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? क्या आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चों को ये तो पता होगा कि कल हम लोग दिल्ली में नहीं थे। यकीन 2.0 की बहुत सारे टीचर, या यकीन बैच के बहुत सारे टीचर, मैं, एमआर सर, मनीष दुबे सर और अलग सर, हम लोग कानपुर में थे, और ये आपको पता होगा, है ना? नहीं, क्लास छोड़ के नहीं गया था। कल का लेक्चर मैं सुबह 3 बजे उठ के रिकॉर्ड किया था मैंने, कानपुर जाने से पहले। और आज का मैं रात में ही वहां से वापसी आकर, रात में ही हम लोग आ गए थे। तो मतलब रात में चले थे, सुबह आ गए थे, तो सुबह आके अब आपको पढ़ा रहे हैं। तो लेक्चर बेटा आपका, मतलब हम लोग सबसे ज्यादा सीरियस नोट पे रखते हैं उसको। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते कि हमें छोड़ना पड़े, है ना? हम लास्ट मोमेंट तक ट्राई करते हैं कि आपका कोई नुकसान ना हो। ठीक है, हाँ, यस। अब दो तीन चीजें बेटा, कल जो हमने देखा, जो हमने फील किया, हम तो बेटा यूट्यूब पे सिर्फ देखते थे, इतने बच्चों ने देखा, या ये व्यूज होते थे हमारे लिए। कल हमने रियल में इतने सारे बच्चों को देखा, और उनकी आईज में एक एस्पिरेशन देखी किसी एग्जाम को लेकर, और अपने लिए रिस्पेक्ट देखी। उस चीज को देखकर हमारे अंदर भी मतलब काफी ज्यादा हुआ कि इन बच्चों के लिए कुछ और चीजें करनी है जो इनको मतलब इम्प्रूव करा सके। तो उस सब के अराउंड हम लोग मतलब मान के चलो, मैं आज भी मेरे मतलब दिमाग में वही सीन घूम रहा है जो कल हमने बच्चों के साथ देखा। हमें मान सकता हूं बहुत सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन स्टिल बता रहा हूं मैं, जो वो एक अजीब सी फीलिंग उस वक्त हमने मतलब फील किया सबने, कि ये एक्चुअल में इंडिया है। और आप समझो कि फर्स्ट टाइम टीचर्स को इतना ज्यादा मतलब, आप समझ रहे हो, मतलब ऐसा सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आ रही थी। कल मैंने ऐसा फील किया, है ना? तो हमारे लिए तो वर्ड्स ही नहीं थे उस वक्त। मतलब खासकर मैं, मनीष दुबे सर तो मतलब बहुत ज्यादा बात भी नहीं करते हैं, या एमआर सर भी, तो हमारे लिए थोड़ा सा स्ट्रेंज था। ठीक है, मतलब डेफिनेट बता रहा हूं, पर ये लगा कि हाँ, हमें इन बच्चों के लिए और मेहनत करनी है, और ये बच्चे हमें रिटर्न में अपना पूरा एफर्ट देने वाले हैं। मतलब ये हमें कल फील हो गया कि ये बच्चे पूरा एफर्ट देंगे, और बच्चों ने प्रॉमिस वहां से भी किया। ठीक है, तो वो चीज देख के अच्छा लगा। और अब यहां से और मतलब हम कहते हैं ना कि डबल एनर्जी से, जैसे हमारे दुबे सर बोलते हैं कि एकदम ब्रेन में सेट करने वाला काम वो करने वाले, आपके साथ प्रॉपरली पूरी मेहनत करेंगे लास्ट तक, ताकि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है बेटा? हाँ, सच में मतलब ये, मतलब किसी भी बच्चे को ऐसा ना लगे कि हमने बेटा उस वक्त उतना नहीं, पर ये बता रहा हूं मैं आपको कि हमारे अंदर वो सीन नहीं जा रहा आंख से अभी भी। मतलब हमने ये फील किया। हाँ, मतलब ये चीज है। और ऐसा नहीं बेटा, देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम मुझसे पूछोगे कि मैं मान लो हम वहां थे, कुछ बच्चे फोटो खींचने के लिए कोशिश कर रहे थे, बेटा हम लोग सेलिब्रिटी नहीं है। हम तुम्हारे तरह से ही, हम भी दाल चावल ही खा रहे होते हैं। ऐसा घर में कोई स्पेशल चीज नहीं खाते हैं, या हम लोग कुछ सिंग नहीं लगे हुए हैं ऐसे। ठीक है, हम नॉर्मल से लोग हैं, तुम्हारे बीच के ही लोग हैं बेटा, जो अब थोड़ा सा पढ़ के तुम्हें पढ़ा रहे हैं, और कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने आसपास के लोगों को और ऊपर ला सके, आप सबको मतलब एक बेटर लाइफ की तरफ ले जा सकें, और आपको मतलब एक बेटर इंसान बना सके। सिर्फ ये ट्राई कर रहे हैं। इसका ऐसा कोई मतलब हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल नहीं है। बस ये है कि हमने थोड़ा जान लिया, आपको ज्ञान के थ्रू उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्लियर? हाँ बेटा, बिल्कुल, है ना? ऐसा मतलब वो है। अब इसमें कोई वो नहीं कि हम यहां जाए वहां जाए। आप ये देखो कि आपके सामने हैं हम एकदम, आप समझो इस चीज को। और उतने बच्चे देखने के बाद अब मैं क्लास में ऐसा मान पा रहा हूं कि वो सारे मेरे सामने बैठे होंगे, है ना? मैं ऐसा फील कर पा रहा हूं, जो कल मैंने इतने सारे बच्चों को देखा, या मान लो मैं जिन जगह नहीं जा पाया, उन सबको मैं अब सामने देख रहा हूं, ऐसा फील हो रहा है मुझे तो। ठीक है, हाँ बेटा, बस आप भी पूरी मेहनत करो, कर देंगे इस बार तो नीट में, है ना? एकदम अच्छे से करके आएंगे। और फिर बेटा एक चीज और भी है, एफर्ट करा हुआ खराब नहीं जाएगा, है ना? बहुत ज्यादा हमने देखना है इस चीज को कि ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही आता है सोसाइटी में। एफर्ट करना है, अच्छा पढ़ाना है ना? ठीक है, करें स्टार्ट। हाँ, कल भी मेरे पे बहुत सारे बच्चे से मैं नाराज हो रहा था, यार यहाँ क्या कर रहे हो, पढ़ लो जाके, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, है ना? मुझे ऐसा फील हुआ
ठीक है, जैसा लगा वैसा बोला मैंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा मिनरल न्यूट्रिशन का लेक्चर नंबर 3। थोड़ा सा पेस हमारा कल की वजह से स्लो हुआ है, कल पूरा बड़ा लेक्चर नहीं था, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मैं एक्चुअल में सुबह उठ के 2 लेक्चर रिकॉर्ड करके गया था। एक लक्ष्य बैच का जो 2.0 है और ये किन बैच का, वो मैंने सुबह 3 बजे उठ के रिकॉर्ड किए थे। तो ऐसा कुछ टाइम रहा था हमारा, मतलब रिकॉर्डिंग का, और फिर हम निकल गए थे कानपुर के लिए, तो ये था थोड़ा सा, तो उसके लिए सॉरी। हम इसको थोड़ा सा यहां से कवर अप करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था मैं एक बार रिपीट करूंगा। मैंने आपको हाइड्रोपोनिक्स पूरा समझा दिया था। उसके बाद मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था जो बच्चों को काफी समझ आना चाहिए, एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन। अब फोकस कर लो, चैट मत करो बेटा, है ना, क्लियर? हाँ, चैट मत करो और एकदम फोकस करो जो मैं बताने वाला हूं। मैंने आपको यहां पर बेटा कल लास्ट क्लास में क्रिटिकल कंसंट्रेशन पढ़ा दिया था, और मैंने आपको टॉक्सिसिटी पढ़ाया था, और मैंने आपको ऑप्टिमम रेंज पढ़ाया था। ये 3 चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी। मैंने आपको ये बोला था कि कोई भी मिनरल डेफिशिएंट तब होगा जब वो बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है, ये चीज पढ़ाई थी। मैंने आपको ये बोली थी ऑप्टिमम रेंज, ध्यान से सुनेंगे, ऑप्टिमम रेंज जो होती है वो रेंज होती है जो मिनरल की चाहिए, ठीक है। ग्रोथ इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिमम रेंज। एक बार आ जाते हैं इस पे, फिर से आ जाते हैं। देखो जरा मैं एक बार रिवाइज कर दूं लास्ट क्लास का, फिर हम लोग आगे चल रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्लास का फटाफट से रिवाइज करके हम आगे चल रहे हैं। लास्ट क्लास में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि मेरे पास क्रिटिकल कंसंट्रेशन, इस पॉइंट को बताया था यहां। व्हाट इज क्रिटिकल कंसंट्रेशन? याद करो, क्रिटिकल कंसंट्रेशन ये वो कंसंट्रेशन है जिससे कम में, देखो ये क्रिटिकल कंसंट्रेशन, यहां पर इस एक्सिस पर कंसंट्रेशन लिखा है, यहां पे ग्रोथ लिखी है। तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन है जिससे कम में ग्रोथ डिक्रीज हो जाएगी। जब ग्रोथ डिक्रीज होती है तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आते हैं। क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन होती है जिससे बिलो ग्रोथ कम हो जाती है, डेफिशिएंसी सिम्टम आते हैं। इसे हमने ऑप्टिमम रेंज कह दिया, और इसे हमने क्या बोल दिया? टॉक्सिसिटी। नाउ आपको यह पता है कि हर मिनरल की एक रेंज हमें चाहिए होती है, उससे ज्यादा होगा तो टॉक्सिसिटी होगी। टॉक्सिसिटी से भी ग्रोथ डिक्रीज होती है, समझो ध्यान से। यहां जो सिम्टम आएंगे उन्हें डेफिशिएंसी सिम्टम कहते हैं, यहां जो आएंगे वो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आएंगे। और टॉक्सिसिटी सिम्टम में जब ग्रोथ कम होती है और मैं प्लांट का ड्राई वेट मेजर करता हूं तो उसमें लगभग 10% की कमी आनी चाहिए। देखो मैं फ्रेश वेट क्यों नहीं बोल रहा हूं, देखो मान लो आज बारिश हुई है, प्लांट को सफिशिएंट पानी मिल रहा है, तो उसका फ्रेश वेट अच्छा खासा होगा। लीफ में खूब पानी है, उसको पानी मिला हुआ है। मान लो आफ्टरनून का टाइम है, थोड़ा पानी कम है, तो फ्रेश वेट में तो इससे भी अंतर आ जाता है, पर वो मिनरल की वजह से नहीं हुआ ना, वो तो सॉइल में वाटर स्टेटस की वजह से हुआ। इसीलिए टॉक्सिसिटी या हम लोग मैक्रो और माइक्रो वर्ड, ये सब हम ड्राई वेट में नापते हैं, क्योंकि ड्राई वेट जो है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि बाहर बारिश हुई है कि नहीं हुई है, या सॉइल में कितना पानी है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली उसको ऐसे मेजर करते हैं ड्राई वेट में। तो यदि किसी प्लांट का ड्राई वेट 10% से ज्यादा डिक्रीज कर जाए, 10% से ज्यादा डिक्रीज कर जाए, ये हो रहा है किसी टॉक्सिसिटी की वजह, मतलब टॉक्सिसिटी की वजह से डिक्रीज किया है, ठीक है। ये चीज बताई थी। उसके बाद मैंने आपको यह बोला था कि बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन में डेफिशिएंसी सिम्टम आएंगे। एक बात मैंने आपको समझाई थी, मान लो ये कैल्शियम है, एक मिनरल का एक से ज्यादा, ध्यान से सुनेंगे, एक मिनरल के एक से ज्यादा डेफिशिएंसी सिम्टम हो सकते हैं, और सेम डेफिशिएंसी सिम्टम कई मिनरल्स के हो सकते हैं। मान लो मैंने एक डेफिशिएंसी सिम्टम लिखा क्लोरोसिस, जिसका मतलब होता है क्लोरोफिल का लॉस होकर लीफ का येलो हो जाना। क्लोरोसिस वर्ड का मतलब होता है, क्या बताया था बेटा आपको, कि क्लोरोफिल का लॉस हो जाना और लीफ का येलो हो जाना। तो अगर मैंने आपको यह बोला क्लोरोसिस, तो क्लोरोसिस एक मिनरल की वजह से नहीं हो रहा, बहुत सारे मिनरल्स की वजह से हो सकता है। और मान लो मैं कहता हूं कि क्लोरोसिस मैग्नीशियम की वजह से हुआ, तो मैग्नीशियम सिर्फ क्लोरोसिस नहीं कराएगा, मैग्नीशियम और भी सिम्टम कराता है। तो मैंने आपको यही समझाया कि मान लो किसी प्लांट में सिम्टम आ रहे हैं, आप सारे सिम्टम पढ़ लो और आपको हर मिनरल के सिम्टम्स पता होने चाहिए। जैसे मान लो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक चीज यहां पर मैं जब आपको समझा रहा था, मैंने कहा था आपको, मान लो ये कैल्शियम है, इसकी वजह से XYZA ये सिम्टम आ रहे हैं,
मैग्नीशियम की वजह से आ रहे हैं ABCD, ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, आप समझ रहे हो। और मान लो पोटेशियम की वजह से आ रहे हैं PQRS, ये सिम्टम्स आ रहे हैं, ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं। और मान लो X आ रहा है, ये इसकी वजह से आ रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक मिनरल के एक से ज्यादा सिम्टम आ सकते हैं, और सेम सिम्टम दो अलग अलग मिनरल का भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हर मिनरल के सिम्टम का एक लिस्ट रखते हैं अपने पास। जो मान लो साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने ऑलरेडी पता करा होता है कि भाई इस मिनरल से ये सिम्टम आते हैं। वो प्लांट को ऑब्जर्व करते हैं, उससे पता चल जाता है ये मिनरल डेफिशिएंट है। कभी ऐसा नहीं होता कि एक मिनरल का एक सिम्टम हो, ऐसा नहीं होता, एक से ज्यादा सिम्टम शो होते हैं। और जो सिम्टम्स हैं बेटा, वो बहुत सारे मिनरल के कॉमन भी होते हैं। क्लियर है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि सिम्टम्स से डेफिशिएंसी रिलेट करना आसान है, टॉक्सिसिटी रिलेट नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसे मिनरल जो टॉक्सिक होते हैं, उनकी टॉक्सिसिटी से दूसरे मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये जो टेबल बनी रहेगी, ये किसी मिनरल की डेफिशिएंसी बता सकती है कि भाई इस मिनरल की डेफिशिएंसी है, लेकिन एक्चुअल में वो डेफिशिएंसी नहीं है, वो मिट्टी में उसकी कमी नहीं है, वो किसी दूसरे मिनरल की टॉक्सिसिटी है। तो आपको अगर ऐसा पता चलेगा तो आप फर्टिलाइजर में डालोगे वो। तो जब आप फर्टिलाइजर में वो मिनरल डालोगे जो एक्चुअल में क्या है, डेफिशिएंट नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो Mn है, Mn की टॉक्सिसिटी से कैल्शियम, मैग्नीशियम, और ये हमारे पास क्या लिखा था हमने, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, इनका हमारे पास क्या होगा, डेफिशिएंसी होगा। तो ये टेबल तो ये बताएगी ना कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो इनकी डेफिशिएंसी के हैं, पर वो रियल में क्या है, Mn की टॉक्सिसिटी के हैं। तो भाई टॉक्सिसिटी पता लगाना मुश्किल होता है, बिकॉज टॉक्सिसिटी इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू सिम्टम्स, इट इज डेफिशिएंसी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिम्टम्स। ये क्लियर हो गई बात। उसके बाद मैंने आपको ये डिस्कस किया था, क्योंकि ऑप्टिमम रेंज मैक्रो और माइक्रो, ध्यान सुनेंगे, ऑप्टिमम रेंज मैक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट, दोनों की ऑप्टिमम रेंज में से किसकी बड़ी है ऑप्टिमम रेंज, मैक्रो की बड़ी है। ठीक है, तो मैक्रो आसानी से क्या होगा, डेफिशिएंट नहीं होता, डेफिशिएंट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, पर टॉक्सिक नहीं होगा। माइक्रो की रेंज छोटी है, ऑप्टिमम रेंज छोटी है, वो डेफिशिएंट भी हो सकता है, टॉक्सिक भी हो सकता है। क्या यहां तक कोई डाउट है? हम आगे पढ़ते हैं, बताओ जल्दी बोलो भाई, क्लियर है? हाँ, यहां तक बच्चे, हाँ, मैक्रो की रेंज ज्यादा बताई थी आपको, ठीक है, ये चीज मैंने बताई थी। क्लियर, यहां तक ठीक समझ आ गया। अब यहां से मैं आगे पढ़ा रहा हूं। कुछ बच्चों ने लिखा था सर रोल नहीं पढ़ा है, पहले मैं रोल पढ़ाने जा रहा हूं मिनरल्स के। मैंने आपको एक चीज और पढ़ाई थी। मान लो मैं आपसे एक चीज क्वेश्चन लिखता हूं, जरा मुझे क्वेश्चन का आंसर देना। देखें आप में से किसको समझ आ रहा है क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। डेफिशिएंसी ऑफ K प्लस ऑब्जर्व इन ए, मैंने लिख दिया यंग लीफ, बी बड, सी मैच्योर लीफ, डी मैंने लिख दिया बेटा मैच्योर लीफ, मैंने लिख दिया फ्रूट। बताओ जल्दी से, बोलो जल्दी। आपको ओल्ड लीफ चाहिए क्योंकि पोटेशियम क्या है, मोबाइल है। आपको समझ आ रहा है, ओल्ड लीफ चाहिए तो मैच्योर लीफ या ओल्ड लीफ, या आप कह सकते हो सनीसेंट लीफ। देखो तीनों में फर्क क्या है। जो मैच्योर लीफ है उसको नॉर्मली मिनरल नहीं चाहिए होता। ओल्ड लीफ और सनीसेंट लीफ वो होती है जो गिरने वाली होती है, तो उसमें से मिनरल को निकाल के यंग में ले जाते हैं। अब ये डेफिशिएंसी किस में है, सॉइल में है। अगर सॉइल में पोटेशियम कम हो तो ओल्ड में, क्योंकि मोबाइल है ना ये। अगर मैं यहां पर कैल्शियम कर दूं, मैं यहां पर क्या कर दूं, कैल्शियम कर दूं, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी यंग लीफ में, बड में दिख सकती है। और देखो फ्रूट भी वो जगह होती है जहां पर रूट से मिनरल जाता है, हमेशा याद रखो। फ्रूट वो जगह होती है जहां रूट से मिनरल जाता है। तो इसमें भी मेरे पास क्या होगा, इसमें भी इमोबाइल मिनरल। इमोबाइल मतलब जिसकी डेफिशिएंसी किस में दिखती है, यंग लीफ में।
तो यहां मैं कैल्शियम कर दूंगा तो यंग लीफ आंसर मार्क कर सकते थे, बड भी कर सकते हो, फ्रूट भी कर सकते हो। कर लोगे क्वेश्चन, है ना, कर लोगे ना। तो इस तरीके से बेटा इसके क्वेश्चंस को करना। हमने एक बच्चे ने कहा था कि इनिशियली और वो सब, बेटा आंसर ऐसे ही आएगा इसका। क्लियर है, कर लेना, इसको गड़बड़ नहीं करना, ठीक है, क्लियर है, सही है, बताओ जल्दी से। अच्छा, मोस्ट अबंडेंट मिनरल कौन सा है? मोस्ट अबंडेंट मिनरल नाइट्रोजन, और मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट फ्रेश वेट, फ्रेश वेट में ऑक्सीजन, ड्राई वेट में कार्बन, ड्राई वेट में कार्बन, फ्रेश वेट में ऑक्सीजन। क्या बात कर रहा हूं? न्यूट्रिएंट। और मोस्ट अबंडेंट मिनरल कौन सा है? नाइट्रोजन। और मोस्ट अबंडेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है? प्लांट के अंदर बात कर रहा हूं, आयरन। क्लियर है, सही। चलो आगे चलते हैं। अब यहां से बेटा आपको मैं रोल पढ़ाने जा रहा हूं, मैं रोल को आपको समझाऊंगा और आपने ध्यान से सारे रोल समझने हैं। ध्यान से सुनो बेटा, हम लोग मिनरल्स के पहले रोल पढ़ेंगे, नाइट्रोजन साइकिल भी आज पढ़नी है हमने। तो रोल में सबसे पहले मैं नेम ऑफ मिनरल लिख रहा हूं या नेम ऑफ न्यूट्रिएंट लिख रहा हूं, ठीक है, उसको लिख रहा हूं एब्जॉर्ब इन फॉर्म। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ये रोल आप अपनी एक पेज पे शीट पे लिखकर अपनी एनसीईआरटी में चिपकाएंगे इसको। एब्जॉर्ब इन, एब्जॉर्ब इन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल फोकस करके चलो। एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होगी, और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, उसका रोल लिखेंगे, उसके रोल को समझेंगे, ठीक है। अब जरा मुझे एक चीज बताओ जल्दी से, सारे फोकस करो एक बार, देखो जल्दी आ जाओ। मैंने यहां मिनरल का नाम लिखना है, मैंने यहां पर लिखना है ये, मैंने यहां पर ये चीज लिख दी, ठीक है, ये चीज लिख दी, क्लियर। अब आ जाओ जल्दी से फटाफट से। तो मैं ये आपको ये समझा रहा हूं कि नेम ऑफ न्यूट्रिएंट ये हो गया, एब्जॉर्प्शन, फॉर्म, रोल, इन सब की बात करने वाले, क्लियर है। अब मैं आपको एक एक मिनरल यहां पर उठा के बताऊंगा और उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम कैसे लेंगे मिनरल वो देख लो, हम किस तरीके से मिनरल देखने वाले हैं वो देखो। आपने क्या पढ़ा था याद करो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। उसके बाद आपने पढ़ा था पीएसके, उसके बाद आपने पढ़ा था कैल्शियम एमजी, फिर आपने पढ़ा था फीकू नीमो बीकल, ये माइक्रो थे। तो मैं इन सब के रोल बताने जा रहा हूं आपको, MnZn, इन सब के रोल बताने जा रहा हूं। हम स्टार्ट करेंगे इनसे, इन तीनों के बाद से। मैं चाह रहा था आपको कि चलो सबसे पहले आप ये देख लो एक बार, इनके रोल बताने से पहले आप कुछ चीजें देख लो ताकि आपको क्लियर हो जाइए। देखो भाई, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, ध्यान से देखना बेटा। कार्बोहाइड्रेट में मान लो मैं ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख लेता हूं, C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया मान लो। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होती है, हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है। यहां तक समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो ये समझ लो, ये चीज समझ में आ गई। मान लो मैंने लिख दिया प्रोटीन, तो प्रोटीन में कौन सी चीजें होती हैं, ध्यान दो बेटा। प्रोटीन में मेनली कौन सी चीजें होती हैं? प्रोटीन में ये फार्मूला अमीनो एसिड से बनता है, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, अमीनो एसिड गिव प्रोटीन। तो अमीनो एसिड में क्या स्ट्रक्चर होता है आपको याद होगा, हम इधर NH2 लिखते हैं, इधर C लिखते हैं, इधर COH लिखते हैं, इधर H लिखते हैं, इधर R लिखते हैं। इसका मतलब कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। अभी मैं और चीजें ऐड करूंगा इसमें। आ जाओ लिपिड, आ जाओ। लिपिड का मतलब होता है फैट। फैट में दो चीजें होती हैं, एक ग्लिसरॉल होता है मान लो, और हम लोग लिख लेते हैं फैटी एसिड। अब अगर मैं आपसे कहूं फैटी एसिड, फैटी एसिड में क्या है, ध्यान देना बेटा एक बार फटाफट से। फैटी एसिड का फॉर्मूला होता है मान लो C17H35COH। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखो जरा, मैंने एक कंपाउंड और लिख दिया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए होता है, आरएनए आता है। तो डीएनए आरएनए में बेटा ये सारी चीजें हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, ये तीनों है। अब मैं आपसे ये पूछूं, मान लो अगर आपको मैं कहूं कि इन चारों में किसमें नाइट्रोजन का कंटेंट नहीं है, वो कार्बोहाइड्रेट है।
अगर आपसे कोई पूछे ऐसे कार्बोहाइड्रेट का नाम बताओ, बेटा मैं क्या कर रहा हूं आपको, मैं रोल इनके पढ़ाऊंगा। देखो एक बार देखो इधर, मैं रोल इन तीनों के अलावा बाकियों के रोल पढ़ाने वाला हूं। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रोल नहीं पढ़ा रहा। रीजन ये है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड इन सब में होते हैं। इनमें क्वेश्चन कैसा आ सकता है, ध्यान से सुनो, इनका क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि इनमें क्या चीज कम होती है। नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट में ये तीनों चीजें होती हैं, क्या नहीं होता, नाइट्रोजन कम होता है। बट नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट अगर आपसे कोई पूछ ले कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट नाइट्रोजन कंटेनिंग है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, आप इसमें क्या लिखेंगे बताओ बेटा। नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे काइटिन। काइटिन क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है जिसमें नाइट्रोजन है। दूसरी चीज, प्रोटीन में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के अलावा जो एक चीज और होती है वो सल्फर होती है। ठीक है, सल्फर मोस्टली प्रोटीन में मिलता है क्योंकि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं। तो एक चीज आप ऐड कर सकते हो, सल्फर। हमारे पास क्या होता है, सम प्रोटीन में फास्फोरस भी होता है पर वो कम होता है। सम प्रोटीन में क्या होता है, फास्फोरस। आपको नीट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, देखो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग जनरली एब्सेंट इन प्रोटीन। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जनरली एब्सेंट, बेटा वो मत करो एकदम से, मैं आपको प्रॉपर सारी चीजें बता रहा हूं। एब्सेंट इन प्रोटीन, तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रोटीन में क्या नहीं है, उसमें मान लो कार्बन हो, दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन हो, तीसरे नंबर पर मान लो नाइट्रोजन हो, और फोर्थ पे आपके पास क्या हो, मान लो यहां हाइड्रोजन की जगह मैं सल्फर लिख दूं और एक फास्फोरस लिख दे, तो ऐसा नहीं होता, फास्फोरस होता नहीं, कुछ प्रोटीन्स में होता है। तो मैं यहां पर क्या मार्क करूंगा, फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं है फास्फोरस मार्क करने के अलावा। पर आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर फास्फोरस होता है कुछ प्रोटीन में, पर इनमें से बेस्ट आंसर फास्फोरस है क्योंकि कार्बन भी होगा, सल्फर भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा। तो आपको मैंने क्या समझाया ये सोचो, आपको मैंने क्या समझाया। मैं आपको यहां कह रहा हूं बेटा, ध्यान सुनेंगे, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं यहां पे मैं आपको यह समझा रहा हूं कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड्स में आपको क्या क्या याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट में मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। नाइट्रोजन वाला कार्बोहाइड्रेट अलग है जिसका नाम काइटिन है। दूसरा मैंने बोला लिपिड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मेन है। कोई ऐसी लिपिड जिसमें फास्फोरस होता है वो मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड होता है। इसका मतलब हमारे पास, ध्यान सुनेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड होता है, उसके साथ सुन लो ध्यान से, उसके साथ मेरे पास कुछ लिपिड्स ऐसे हैं जिनमें नाइट्रोजन भी होता है। जो जो हमने आपको फॉस्फोलिपिड बताएंगे ना आपको, उनमें नाइट्रोजन भी होता है, जो फॉस्फोलिपिड आपको पढ़ाया जाता है। तो फास्फोरस के साथ नाइट्रोजन भी होता है, पर मेनली लिपिड्स में क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फास्फोरस होता है। सल्फर लिपिड्स में हम एब्सेंट रखते हैं, हम नॉर्मली सल्फर की बात नहीं करते। आगे आ जाओ, न्यूक्लिक एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस होगा। तो सल्फर किससे रिलेट करोगे, प्रोटीन से। फास्फोरस किससे रिलेट करोगे, डीएनए, आरएनए से, इसके अलावा फास्फोलिपिड से। बाकी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन सब में होता है। और नाइट्रोजन जनरली किस में नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता, पर कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जिनमें नाइट्रोजन होता है। क्या आपको ये बातें क्लियर समझ में आ रही है, मुझे बताओ जरा, इनके क्वेश्चंस कर पाओगे। मैं आपसे कहूं सल्फर तो आप प्रोटीन खोजना, मैं कहूं आपसे फास्फोरस तो आप डीएनए, आरएनए, फास्फोलिपिड खोजो। समझ में आ रहा है, क्लियर है ये चीज, ठीक है। नाइट्रोजन मेरे पास किस में होता है, इसमें भी नाइट्रोजन होता है, और मेरे पास किस में होता है, अमीनो एसिड में भी है। क्लियर है बेटा ये, ठीक है। सीमा दास, वीडियो क्वालिटी, हाँ लेसिथिन में बेटा वीडियो क्वालिटी बैड क्यों है, मैं कैसा तो नहीं लग रहा मुझे। प्रियांशु, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, आपको लिखना चाहो लिख लो। मैं ये कह रहा हूं कार्बोहाइड्रेट में मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है,
उसके अलावा नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट का नाम काइटिन है। काइटिन किस में होता है? फंजाई के अंदर मिलता है और आर्थ्रोपोड्स में मिलता है। आर्थ्रोपोड समझ में आता है? कीड़ों में मिलता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, क्या क्या नहीं आया मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एक बार देख लो फटाफट से, सुन लो ध्यान से क्या क्या नहीं आया आपको। मैंने क्या बोला, आप लिखना चाहो लिख लो, कुछ बच्चे जिनको डाउट लगा एक बार लिख के उसको एनालाइज कर लेना। कार्बोहाइड्रेट बेटा मेरे पास क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। और जो नाइट्रोजन है, आप समझो ध्यान से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता, कुछ को छोड़ के, जैसे काइटिन हो गया। मेरे पास प्रोटीन में सल्फर होता है। सल्फर हम किससे रिलेट करते हैं? प्रोटीन से। किससे रिलेट करते हैं हम लोग? सल्फर प्रोटीन से रिलेट करते हैं। दूसरा मैं आपसे कह रहा हूं लिपिड। लिपिड में मान लो ग्लिसरॉल फैटी एसिड लिखा, ठीक है। और मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड होता है जिसे लेसेथीन कहते हैं। लेसेथीन जो होता है बेटा, लेसेथीन आपने शायद सुना हो। लेसेथीन जो है उसमें नाइट्रोजन भी होती है और फास्फोरस भी होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा। वो हो गया। न्यूक्लिक एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस होता है, ठीक है। फास्फोरस किस में होगा? डीएनए, आरएनए में होता है। और मेरे पास बेटा ये चीज आपको बेसिक से पॉइंट्स याद रखने हैं। क्लियर? बेटा लिपिड के अंदर नॉर्मली नाइट्रोजन, देखो लिपिड के अंदर नॉर्मली हम नाइट्रोजन नहीं लिखते, लेकिन नाइट्रोजन कंटेनिंग लिपिड कौन है? लेसेथीन है, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, जिसमें फास्फोरस भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है। बेटा फास्फोरस कंटेनिंग प्रोटीन का एग्जांपल कैसीन है, करना नहीं है तो मिल्क में मिलती है, फॉस्फोप्रोटीन होती है, कैसीन कहते हैं, कैसीन। मिल्क प्रोटीन होती है फॉस्फोरस वाली, ठीक है। बेटा पजलिंग नहीं है, आप ये ऐसे सिंपल क्वेश्चन गलत कर दोगे। मैं क्या इनको एक लाइन में लिख दूं? अब जो मैंने लिखा उसको मैं एक बार लिख देता हूं एक बार आपको, ताकि डाउट ना रहे। फिर हम रोल पढ़ रहे हैं जल्दी से। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं बेटा सल्फर मेनली प्रेजेंट इन प्रोटीन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, इन सब में होता है। आ जाओ, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन प्रोटीन। अब प्रोटीन कई बार क्या बना सकता है? कैन फॉर्म हार्मोन, या हार्मोन हो सकता है, कैन बी हार्मोन, एंजाइम, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद मेरे पास न्यूक्लिक एसिड, आपको लिख दिया न्यूक्लिक एसिड, देख लो हम बात कर रहे हैं डीएनए, आरएनए। सम कार्बोहाइड्रेट, सम कार्बोहाइड्रेट में क्या लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं काइटिन, है ना, सही है। और उसके बाद अगर मैं बोलता हूं सम लिपिड, लिपिड में कौन है मेरे पास? एक फॉस्फोलिपिड है जिसका नाम लेसेथीन है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? लेसेथीन। देख लो बेटा, आपके काम की चीज पढ़ रहे हैं, एक एक चीज एनसीईआरटी में है आपके पास, ये लेसेथीन है। और देख लो फॉस्फोरस प्रेजेंट, मैं लिख देता हूं, ये लिखना आपने, फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा, डीएनए में होगा, आरएनए में होगा और फॉस्फोलिपिड में होगा। ये मेरे पास फॉस्फोरस की लोकेशन है। क्लियर है? सही है। प्रोटीन में रेयर होता है और कार्बोहाइड्रेट में भी फॉस्फोरस रेयर होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्लियर? हाँ, मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोलिपिड आपके पास। यार पिटाई खाएगा जो लिख रहा है कि फॉस्फोरस कहां प्रेजेंट होता है डीएनए में। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो फॉस्फोरस से फॉस्फेट बॉन्ड नहीं बनाते हैं, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। भूल गए सारा? कुछ भी याद नहीं आ रहा? ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सल्फर कहां प्रेजेंट होगा। सल्फर आपने प्रोटीन में है, कार्बोहाइड्रेट में तो ये हो गया, सब में ही होता है ये तो। नाइट्रोजन मेरे पास इसमें है, ठीक है।
फॉस्फोरस, डीएनए, आरएनए, फॉस्फोलिपिड हो तो गया ये। हाँ चलो आगे चलो जल्दी से, कितना टाइम लगाएंगे इस पे, आ जाओ। सबसे पहले एक एक देखो, मैंने आपको क्लियर बोला था मैं एक एक रोल पढ़ूंगा। सबसे पहले मैं किसके रोल बताऊंगा भाई? सबसे पहले किसके रोल बताएंगे? नाइट्रोजन के। सबसे पहले किसके रोल बताएंगे? नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन के रोल बताएंगे, आ जाओ। सबसे पहले नाइट्रोजन के रोल बता रहे हैं। नेम ऑफ न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन। सबसे पहले नाइट्रोजन, मैं आपसे अगर पूछूं कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, आप कहोगे सर आयनिक फॉर्म में। तो मेरे पास आयनिक फॉर्म होगी, और आयनिक फॉर्म कौन सी होगी? इनऑर्गेनिक होगी। तो आयनिक इनऑर्गेनिक सारे मिनरल्स के लिए ये, उसमें क्या आएगा? ये आएगा NO3-, इसे नाइट्रेट कहते हैं बेटा। मोस्टली ऐसे एब्जॉर्ब होता है, मोस्ट एब्जॉर्ब फॉर्म ये है। नाइट्रोजन प्लांट मेनली इस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, NO3- की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है प्लांट मोस्टली। अदर फॉर्म है मेरे पास NH4+ और NO2-। NO2- को नाइट्राइट कहते हैं और NH4+ को अमोनियम कहते हैं। क्या बोलेंगे? अमोनियम। तो नाइट्रोजन मेरे पास आयनिक फॉर्म में है, इनऑर्गेनिक फॉर्म NO3, NH4+ NO2, इसे नाइट्राइट कहते हैं, इसे अमोनियम कहते हैं। मोस्ट एब्जॉर्ब फॉर्म क्या है? NO3-। अब इधर देखो बेटा रोल, देखो मेरी बात समझना ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं नाइट्रोजन मुझे कहां मिलना चाहिए, तो मैंने क्या क्या लिखा था याद करो। मैंने लिखा था डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड। इसके साथ मैंने क्या लिखा था? प्रोटीन लिखा था। प्रोटीन लिखा था, ठीक है। मैं प्रोटीन के साथ हार्मोन्स लिख सकता हूं, क्योंकि हार्मोन्स भी लिख सकते हो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने एक वर्ड सुना है विटामिन, वाइटामिन। वाइटामिन्स का मतलब होता है वाइटल अमीन्स। अमीन्स वर्ड में नाइट्रोजन आ जाएगा, तो विटामिन्स में भी मेरे पास क्या होगी? नाइट्रोजन होगी। देख लो कहां कहां पर लिख रहा हूं मैं। डीएनए आरएनए में नाइट्रोजन होती है, प्रोटीन में होगी तो अमीनो एसिड में होगी ही, और हार्मोन्स काफी सारे किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, तो उनमें होगा ही नाइट्रोजन। उसके अलावा मेरे पास विटामिन्स लिख दिया। अब नाइट्रोजन मुझे कहां चाहिए? उसके अलावा याद करो, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बताया था, याद है आपको? क्लोरोफिल में इधर देखो सारे बेटा, फोकस करो। देखो मैंने यहां पर सेंटर में मैग्नीशियम लिखा, मैंने यहां पर 4 बॉन्ड बनाए। मुझे कौन बताएगा मैग्नीशियम की कितनी वैलेंसी होती है? 2 होती है। मैग्नीशियम तो 2 ही बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब 2 बॉन्ड कोवेलेंट है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो मैंने ऐसे 4 बॉन्ड बना दिए मैग्नीशियम के साथ नाइट्रोजन के। और नाइट्रोजन जो है वो इस तरीके से, अगर कार्बन की रिंग हो और सिंगल नाइट्रोजन लगा हो, इसे पायरोल कहते हैं। तो क्लोरोफिल में ऐसे कितने पायरोल आते हैं? 4। ऐसे देखो, ऐसे मेरे पास 4 पायरोल हो गए। ऐसे मेरे पास 4 पायरोल हो गए। CH CH CH, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर? ये हो गया, यहां पर CH हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो दिस इज 35 कार्बन एंड दिस इज 20 कार्बन। आप समझो ध्यान से, दिस इज 35 कार्बन, दिस इज 20 कार्बन। तो ये 35 कार्बन हो गया और ये 20 कार्बन हो गया, दोनों मिला के क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है। तो क्लोरोफिल में क्या आपको नाइट्रोजन दिख रहा है? तो मैंने यहां क्लोरोफिल लिख दिया। क्या नाइट्रोजन के रोल याद कर सकते हो? प्रोटीन, डीएनए आरएनए, हार्मोन्स, विटामिन्स, पायरोल कर लो ज्यादा ज्यादा, क्योंकि पायरोल किसका पार्ट है? क्लोरोफिल का। अच्छा, मुझे आप में से ये बताओ कोई कि हीम क्या होता है? हीम सुना है आपने? हीम क्या होता है? देखो, हीम में ये चेन हटा दो, ये 20 कार्बन की चेन कार्बन की है, इसको हटा दो, सिर्फ ये रहने दो। हीम कैसे बनाओगे? सिर्फ ये रहने दो सर्कल, और सेंटर में से मैग्नीशियम हटा के आयरन लगा दो। मैग्नीशियम हटा के यहां आयरन लगा दो, बाकी चीज ये वाली सेम रहने दो, और ये 20 कार्बन की चेन हटा दो। तो हीम कितने कार्बन का हो गया? 35 कार्बन प्लस, मतलब उसी के आसपास। तो ये मेरे पास क्या जो है सर्कल है, ये हीम बन जाता है अगर मैग्नीशियम हटा के आयरन लगा दो। हीम समझ में आ गया कि नहीं? बेटा फाइटोल क्या होता है फोटोसिंथेसिस में पढ़ाऊंगा, सिर्फ आप ये समझो। क्लोरोफिल क्या होता है? एक कैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक रिंग होती है और एक लंबी चेन होती है, इतना याद रहेगा।
रिंग के अंदर मैग्नीशियम होता है और 4 नाइट्रोजन होते हैं और फिर एक लंबी चेन होती है कार्बन की, हाइड्रोकार्बन चेन कहते हैं। क्लियर है बेटा? 4 पायरोल रिंग है, 4 नहीं बना रहे, एक है, देखो ना, 4 पायरोल रिंग है। क्लियर है? हां, यहां तक समझ में आ गया? तो क्या पहला रोल आपको याद हो जाएगा नाइट्रोजन का? चलिए फटाफट से देख लेते हैं। नाइट्रोजन का फर्स्ट रोल बेटा, नाइट्रोजन का फर्स्ट रोल देखो ध्यान से। देखो नाइट्रोजन का फर्स्ट रोल, दिस इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट। और एक चीज और याद रखो बेटा, नाइट्रोजन मुझे कहां चाहिए? जहां मान लो डीएनए चाहिए होगा ना, डीएनए कहां चाहिए? जहां सेल डिवाइड कर रहा है। सेल कहां डिवाइड करता है? प्लांट की टिप पर डिवाइड करता है, वहीं मेरिस्टेम होती है ना, तो वहीं से रिलेट कर लेंगे। देखो ये सबसे ज्यादा अमाउंट में चाहिए, पहला पॉइंट ये याद रखना है। इट मेनली एब्जॉर्ब, मेनली NO3 माइनस की फॉर्म में, दो सम ऑफ ऑल्सो टेकन एज NO2 माइनस और NH4 प्लस। नाइट्रोजन इज, देख लो ध्यान से बेटा, इज रिक्वायर्ड बाई ऑल पार्ट ऑफ प्लांट, पर्टिकुलरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहां डिवीजन हो रही है, एंड मेटाबोलिकली एक्टिव सेल्स। व्हाट आर मेटाबोलिकली एक्टिव सेल? सुन लें ध्यान से, जब भी आपको लिखा जाए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसका मतलब वहां पर डिवीजन हो रही है, वहां पर क्या हो रही है? डिवीजन हो रही है, ये याद रखो। और जब भी आपको लिखा जाए मेटाबोलिकली एक्टिव, इसका क्या मतलब निकालोगे? प्रोटीन बन रही है। मेटाबोलिक एक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। इन सब में मुझे नाइट्रोजन चाहिए क्योंकि प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन होता है। ठीक है, अब ये देखो जरा आगे देखो, ये किसके कॉन्स्टिट्यूएंट है? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन और हॉर्मोन्स। कर लोगे? क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां पर। जब भी आपको कोई कहे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल टिप, मतलब डिवीजन की बात कर रहा है। और जब भी आपको कोई कहे कि मेटाबॉलिज्म हो रही है, तो आप अपने दिमाग में क्या लाओगे? कि उस सेल के अंदर काफी प्रोटीन बन रही है। तो काफी ज्यादा प्रोटीन बनाने का मतलब नाइट्रोजन की जरूरत होगी। क्लियर है ये चीज? बताओ बेटा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड की जरूरत होती है लेकिन क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में, पर अभी मत कर, मैं डिटेल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ तेरे को एक जनरल स्ट्रक्चर बताया क्लोरोफिल का। क्लियर है? हां, आ जाओ दूसरा मिनरल देखो फटाफट से। सेकेंड मिनरल देखो भाई, हम ऐसे चल रहे हैं, हमने नाइट्रोजन कर लिया, अब हम बात करेंगे फास्फोरस की। हम किसकी बात करेंगे? फास्फोरस की। देखो कैसे याद करोगे आप, ध्यान से देखो बेटा। सेकेंड हमारे पास है फास्फोरस। आ जाओ, आपको सबको पता है फास्फोरस भी आयनिक फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होगा, कोई भी मिनरल बिना उसके एब्जॉर्ब नहीं होता। देखो आपने ये पढ़ा है सबने, H3PO4 पढ़ा है सबने, जिसे फास्फोरिक एसिड कहते हैं। H3PO4 पढ़ा है, एक हाइड्रोजन कम करो तो क्या लिखोगे? H2PO4 माइनस, ये लिखोगे। और क्या लिख सकते हो? एक और हाइड्रोजन कम करो, HPO4 2 माइनस। ये फॉर्म्स हैं जिसमें एब्जॉर्ब होगा। आपने फास्फोरिक एसिड पढ़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन कम करो, एक प्रोटॉन कम करो तो H2PO4 माइनस आ जाएगा, HPO4 2 माइनस आ जाएगा, दो कम करोगे तो ये एब्जॉर्ब फॉर्म है किसकी? फास्फोरस की। क्योंकि मुझे यहां पर पता होना चाहिए कौन सी फॉर्म चाहिए, आयनिक फॉर्म चाहिए। ठीक है, आयनिक फॉर्म चाहिए। अब फास्फोरस कहां कहां पर होगा? सबसे पहले आपने पढ़ा है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड पढ़ा अभी। फॉस्फोलिपिड का मतलब किसमें होगा बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। किसमें होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अलावा फास्फोरस कहां होगा? डीएनए में होगा, आरएनए में होगा, जिसे हमने क्या बोला? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की बात कर दी। ठीक है, तो फास्फोरस कहां कहां पर है? यहां हो गया। इसके अलावा आपके पास न्यूक्लियोटाइड होते हैं बेटा। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? जिसमें 3 चीजें होती हैं, शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फास्फोरस। उनके अंदर भी मेरे पास क्या होगा? फास्फोरस होगा। ठीक है, उसके अंदर भी क्या होगा? मेरे पास फास्फोरस होगा। तो फास्फोरस कहां कहां होता है आप देख लो।
देखो मैं आपसे पूछूं कार्बोहाइड्रेट कोई है जिसमें फास्फोरस है? एज सच नहीं पढ़ते हो आप लोग। प्रोटीन है मेरे पास, हां कुछ प्रोटीन है, सम फॉस्फोप्रोटीन, कुछ ऐसी प्रोटीन है सम फॉस्फोप्रोटीन, सम फॉस्फोप्रोटीन है। उनमें से एक का एग्जांपल मैं लिख रहा हूं कैसीन। कैसीन बेटा मेरे पास एक तरीके की फॉस्फोप्रोटीन है, ठीक है। उसके अलावा आ जाओ और देखो जरा, मेरे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो गया, डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड में हो गया, न्यूक्लियोटाइड में मेरे पास होता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में फास्फोरस हो गया, क्लियर है। अच्छा मेरे पास कोई, मैंने प्रोटीन लिपिड की बात कर दी, लिपिड में हो गया, डीएनए आरएनए में हो गया, क्लियर है। कार्बोहाइड्रेट में मैं आपको मना कर रहा हूं। अब मेरी बात एक चीज सुनो ध्यान से, फास्फोरस कहां चाहिए? जहां डीएनए आरएनए, इसका मतलब जो सेल डिवाइड कर रहे होंगे वहां पर फास्फोरस की काफी ज्यादा नीड होती है। दूसरा पॉइंट ये है बेटा आपको कि आपकी एनसीईआरटी में जो एक चैप्टर है, मैं नोट में लिख रहा हूं, एक चैप्टर है आपके पास इकोसिस्टम, एक चैप्टर है आपके पास इकोसिस्टम। उस इकोसिस्टम में फास्फोरस साइकिल दे रखी है। क्या दे रखी है? फास्फोरस साइकिल, है ना। तो अगर फास्फोरस के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल होगी, एक वो याद रखनी है आपने, ठीक है, क्लियर। और एक पॉइंट और लिख देता हूं जो एक्स्ट्रा है, जो आपके एनसीईआरटी में कहीं और लिखा है, वो है माइकोरिजा। तो माइकोरिजा मेनली क्या है? एब्जॉर्ब कराता है। माइकोरिजा मेनली एब्जॉर्ब फास्फोरस, मेनली एब्जॉर्ब फास्फोरस। तो आपको ये चीजें याद रखनी है बेटा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि फास्फोरस किसमें नहीं मिलता, आप उसमें कार्बोहाइड्रेट मार्क कर सकते हो। क्लियर है बेटा, है ना? हाँ क्लियर बेटा। एटीपी इसी में आ जाएगा। न्यूक्लियोटाइड जो है ना, एटीपी इज अ न्यूक्लियोटाइड। एटीपी क्या है हमारे पास? न्यूक्लियोटाइड है ना। एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है, क्लियर। नहीं बेटा अभी फास्फोरस साइकिल मत लिखो, मैं वहां पढ़ाऊंगा। बस मैं ये कह रहा हूं कि फास्फोरस के बारे में कुछ डिटेल इकोसिस्टम चैप्टर में वो हो गया। प्लस मेरे पास माइकोरिजा मेनली मतलब फास्फोरस एब्जॉर्ब करता है, ये लिखा है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, वहां लिखा हुआ है। तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि आपको ये रिलेट कर देना, ठीक है, क्लियर है, सही है, ये चीज करना। और दूसरी एक चीज और आप समझो ध्यान से, मैं आपको एक चीज और इसमें ऐड कर देता हूं। देखो मेरे पास क्या होता है, इधर देखो बेटा सारे, देखो मेरे पास क्या होता है, ये कुछ एंजाइम है। ये एंजाइम अभी काम नहीं कर रहा है, ये एंजाइम अभी इनएक्टिव है। इनएक्टिव का मतलब ही काम नहीं कर रहा है। अगर मैं इस पर फास्फोरस जोड़ दूं, फास्फोरस जोड़ दूं तो ये एक्टिव हो जाता है। ऐसे एक्टिव एंजाइम हो गया। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? फॉस्फोराइलेशन। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। क्लियर, समझो ध्यान से। तो हमारे पास बेटा सेल के अंदर, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने ये याद रखना है कि हमारे सेल के अंदर काफी सारे एंजाइम होते हैं जो बने हुए होते हैं पर इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे सेल के अंदर काफी सारे एंजाइम होते हैं जो बने हुए होते हैं पर इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। जब मैं उन पर फॉस्फेट जोड़ देता हूं तो वो एक्टिव हो जाते हैं। या काफी सारी प्रोटीन्स होती हैं जो काम नहीं कर रही होती, लेकिन अगर मैं उन पर एक रिएक्शन करा दूं फॉस्फोराइलेशन का, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फॉस्फोराइलेशन? एडिशन ऑफ फॉस्फेट, वो एक्टिव हो जाती हैं। ऐसा हमारे को कौन करके देता है? एटीपी करके देता है। तो आपको ये याद रखना है कि बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिन्हें हम फॉस्फोराइलेशन वगैरह कहते हैं, वो सेल के अंदर होंगे जो किसी प्रोटीन को एक्टिव करते हैं। तो फास्फोरस डीएनए में है, आरएनए में है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड हो गया। क्लियर है, ये सारा कर लोगे बेटा। चलो आगे चलेंगे फटाफट से, एक बार इसको देख लेते हैं। देखो मैंने कैसे कहा आपको याद करने के लिए, HPO4 2 माइनस H2PO4 माइनस, ऐसे कर लो, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में मतलब फॉस्फोलिपिड हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गया। सर्टेन प्रोटीन कैसीन के बारे में बताया। ऑल न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए में होते हैं। एंड न्यूक्लियोटाइड मतलब एटीपी, जीटीपी, टीटी, सीटीपी इनमें। एंड रिक्वायर फॉर ऑल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। क्लियर है यहां तक? हां,
कैसीन मिल्क प्रोटीन है। कैसीन किसमें होती है? मिल्क प्रोटीन होती है बेटा। क्लियर? आगे जल्दी बताओ। सही है। अब आप मुझे बता सकते हो नाइट्रोजन कहां चाहिए? याद करो, नाइट्रोजन कहां चाहिए बेटा आपको? याद करो जल्दी से। नाइट्रोजन मुझे कहां कहां चाहिए? कौन बताएगा मुझे? नाइट्रोजन मुझे चाहिए डीएनए में, आरएनए में, प्रोटीन में चाहिए। तो जहां डिवाइडिंग सेल्स हैं वहां चाहिए, और जो सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं वहां चाहिए। इस जगह मुझे क्या चाहिए होता है? नाइट्रोजन चाहिए होता है। याद कर पा रहे हो रोल प्रॉपरली? उसके बाद फास्फोरस मेम्ब्रेन में चाहिए। उसके अलावा मेरे पास फास्फोरस डीएनए, आरएनए में। तो जो एटीपी वगैरह होता है उन्हें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, उनमें भी फास्फोरस चाहिए। और ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिन्हें फास्फोराइलेशन कहते हैं। क्या यहां तक ठीक है? चलें आगे फटाफट से। हाँ, पप्पू कुमार चौधरी रिपीट कह रहे हैं बेटा देख कितना स्लो पढ़ा रहा हूं, तेरे लिए फायदा है ये, है ना। देखो बेटा, आप में से दो तरह के बच्चे हैं, एक लाइव पसंद करते हैं और एक रिकॉर्डेड पसंद करते हैं। लाइव में थोड़ा बहुत सिलेबस आगे पीछे चलता है, रिकॉर्डेड आपको देखना है वो ऑलरेडी यकीन 1.0 से भी आप देख सकते हो। कंटेंट सेम रहेगा, कुछ खास डिफरेंस नहीं रहेगा, लेकिन जो जैसा करना चाहे वैसा करे। मेरा अपना पर्सनल प्रेफरेंस है बच्चों के लिए कि उनका फायदा हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो वो करो आप। क्लियर है? हाँ क्लियर। आप अपने लिए देखो बेटा। चलो आ जाओ, अब हम बात करेंगे पोटेशियम की। चोन पीएस के सल्फर है पहले, तो चलो पोटेशियम भी देख सकते हैं। सल्फर की बात कर लेते हैं। चलो आ जाओ, सल्फर की बात करते हैं। सल्फर की बात करते हैं, फटाफट से जल्दी करो बेटा, सारे मिनरल्स पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है ये सारे। आ जाओ जल्दी से। थर्ड मिनरल हमारे पास सल्फर। सल्फर बेटा देखो, आप याद करो, आप सल्फर कैसे याद करो, ऐसे एब्जॉर्ब कराओगे। सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है H2SO4, उसमें से दोनों प्रोटॉन हटा दो तो क्या बन जाएगा? SO4 2- नेगेटिव चार्ज आयन की फॉर्म में। ये एब्जॉर्ब फॉर्म है इसकी। अब हम इसके रोल की बात करते हैं। सल्फर कहां कहां होता है, मैंने आपको कैसे बताया था, याद करो। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि प्रोटीन्स होती हैं हमारे पास क्या होती हैं? सल्फर प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। सल्फर किस में प्रेजेंट होता है? प्रोटीन में, प्रेजेंट इन प्रोटीन। सल्फर हमारे पास किस में प्रेजेंट होता है? प्रोटीन में। कैसे आता है वो? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। अगर मैं आपसे कहूं इनके नाम याद करो तो आप कैसे याद करोगे? ये देखो बेटा, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का नाम आप ऐसे याद करोगे, MCC, मिथ्योनिन, सिस्टीन और सिस्टाइन। ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। सल्फर कंटेनिंग, एक चीज बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। हमारे पास आपको ये पता है, ये चीज आप याद रखना, कोई भी प्रोटीन, ये देखो जरा ध्यान से देखो बेटा, इधर देखो, ये मेरे पास मान लो सेल है, ध्यान से देखना एक बार, ये सेल है, सेल है। इस सेल के अंदर एक प्रोटीन ये है जो सेल के अंदर ही रहेगी बनने के बाद। एक प्रोटीन ये है जिसको सेल के बाहर फेंक दिया जाता है, ऐसे सेल के बाहर रिलीज कर दिया जाता है। प्रोटीन दो तरह की होती हैं बनने के बाद, एक जो सेल के अंदर रहती है और एक जो सेल के बाहर फेंक देते हैं। जो भी प्रोटीन सेल के बाहर रिलीज की जाती है, सुनना बहुत ध्यान से, जो भी प्रोटीन सेल के बाहर रिलीज की जाती है उनमें सल्फर सल्फर बॉन्ड होता है। क्या होता है? सल्फर सल्फर बॉन्ड होता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल आप ये देखो, आपने क्लास 12th में एक डायग्राम देखा था, ऐसा डायग्राम आपको याद आएगा। ये आपने कहां देखा था? ये डायग्राम आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में देखा था। इसमें मेरे पास ये एंटीबॉडी का डायग्राम है। तो एंटीबॉडी एक ऐसी प्रोटीन होती है जो सेल के बाहर फेंक दी जाती है, तो उसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड जरूर होता है। तो मेरे पास बहुत सी ऐसी प्रोटीन है जिनमें मेरे पास क्या होगा बेटा? सल्फर होगा। उनमें एक मेरे पास एंटीबॉडी हो गई। और आपके सिलेबस में कहीं सल्फर बना है किसी प्रोटीन में? मैं बता रहा हूं कहां पर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एंटीबॉडी के डायग्राम में सल्फर बना है। इसके अलावा सल्फर और कहां होता है बेटा? सल्फर इसके अलावा मेरे पास बना हुआ है इंसुलिन के अंदर। तो इंसुलिन भी पेनक्रियास का सेल बाहर फेंकता है।
तो प्रोटीन दो तरह की होती है, एक सेल के अंदर रह जाती है, एक बाहर जाती है। तो जो भी प्रोटीन सेल के बाहर जाती है उनमें सल्फर होना चाहिए। इसका एक और बढ़िया एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो आपके पास वो है, क्या नाम है, ऊन। ऊन पता है, वूल। वूल जो भेड़ के ऊपर होता है, भेड़ के ऊपर जो वूल है ना, वो एक तरह की प्रोटीन होती है जो उसके सेल ने बाहर रिलीज करती है। अब वो प्रोटीन को ओरिजिनल है पता कैसे करते हैं? जैसे ऊन है, ऊन असली नकली कैसे पता करते हैं? अगर असली ऊन होगा तो एक तरह से वो प्रोटीन है जो सेल के बाहर रिलीज की गई है, जो भेड़ के ऊपर सेल के बाहर रिलीज की गई है, उस प्रोटीन में सल्फर होगा। मतलब ऊन के अंदर असली नकली कैसे पता करेंगे? अगर सल्फर है तो असली है, नहीं है तो वो नकली सिंथेटिक ऊन होगा। वूल, वूल कह रहा हूं, वूल। ऊन मतलब वूल, वूल की बात कर रहा हूं। तो वूल ओरिजिनल है कैसे पता करते हैं? जला के देखते हैं थोड़ा थोड़ा सा। अगर वो जलने के बाद सड़े हुए अंडे की, रॉटन एग की स्मेल देता है तो वो ओरिजिनल है, क्योंकि सल्फर जलने के बाद ऐसी स्मेल देता है, वो वाला नहीं देगा। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपके सिलेबस में दो प्रोटीन ऐसी बनी हुई हैं जो सेल के बाहर रिलीज होती हैं और उनमें सल्फर प्रेजेंट होता है। तो कहां होगा सल्फर? सबसे पहले कुछ प्रोटीन में, सारी में नहीं, सम प्रोटीन्स में सल्फर होगा। ठीक है, क्लियर? या प्रोटीन्स में सल्फर याद कर लो, सिंपल। और अमीनो एसिड ये होते हैं मिथ्योनिन, सिस्टीन, सिस्टाइन, याद रह जाएगी बात। इसके बाद आ जाओ, सल्फर और कहां होता है? इन सम विटामिन्स, इन सम विटामिन्स, उनमें हमारे पास सल्फर होता है। जैसे कि एक विटामिन B7 होता है, उसे बायोटीन कहते हैं बेटा। बायोटीन हेयर फॉल के लिए, मतलब प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं उसे। विटामिन B7 होता है, बायोटीन बोलते हैं उसे। उसे हम क्या बोलते हैं? बायोटीन बोलते हैं। विटामिन B7 हो गया। दूसरा हमारे पास क्या होता है बेटा? बायोटीन के अलावा एक होता है थायामीन। आप मुझे एक चीज बताओ, थायामीन विटामिन B1 होता है मेरे पास। मैं आपसे यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपने कभी सल्फर पढ़ा हो ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो थायोल ग्रुप आता है, THIOL। थायोल वर्ड किसके लिए आता है? सल्फर के लिए। तो थायामीन विटामिन B1 है, बायोटीन विटामिन B7 है, इनमें भी सल्फर होता है। इनमें भी क्या होता है? सल्फर होता है। ठीक है, उसके अलावा बेटा मेरे पास होगा थायामीन के और बायोटीन के अलावा हमारे पास और कहां सल्फर होगा? और कहां सल्फर होगा? बायोटीन इसके अलावा इसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ये कहां यूज होता है बेटा? यूज इन रेस्पिरेशन। आप जब रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ाएंगे ना, वहां बताएंगे इसमें सल्फर होता है। इसके साथ आपके पास सल्फर होता है कोएंजाइम ए में। कोएंजाइम ए करके कंपाउंड होता है। देखो हमारे पास एक तरह का कोएंजाइम क्या होता है? व्हाट इज कोएंजाइम? जो एंजाइम की हेल्प करता है। तो एक कोएंजाइम ए नाम से होता है, सही है, कोएंजाइम ए नाम से होता है। उस कोएंजाइम ए में सल्फर, सल्फर ऐसा सल्फा मतलब SH की फॉर्म में, है ना, सही है, SH की फॉर्म में प्रेजेंट होता है कोएंजाइम ए में। मतलब कोएंजाइम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जिसमें बेसिकली उसका न्यूक्लियोटाइड जैसा स्ट्रक्चर बनता है। तो कोएंजाइम ए याद कर लो, एसिटाइल कोए, ये दो कंपाउंड याद कर लो, इनकी डिटेल अभी नहीं बता पाएंगे आपको। थायमीन विटामिन B1 है, बायोटीन B7 है। इनके अंदर एक्स्ट्रा आपको सल्फर याद करना है। वैसे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं और मेरे पास प्रोटीन होती है। क्या इतना याद कर सकते हैं? बताओ जल्दी से। ठीक है, कोएंजाइम ए है बेटा, COA कहते हैं इसे, इन शॉर्ट कोएंजाइम ए। इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखा सकता हूं। जैसे मान लो मैं कैसे बनाऊंगा, शुगर होगा, फिर उस पर इधर नाइट्रोजिनस बेस बनेगा, यहां फॉस्फोरस आएगा, फिर कार्बन की एक चेन आती है और फिर सल्फर लगा होता है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है। पर आपको नहीं करना, वो आपको नहीं करना, आपको तो सिर्फ ये याद करना है कि कोएंजाइम ए में सल्फर होता है और एसिटाइल कहां गया मैं, हमारे पास कोएंजाइम में, इसमें दोनों में याद करो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, हाँ ठीक है, क्लियर। हाँ, इसमें भी कर सकते हो, एक फेरोडेक्सिन कर सकते हो। फेरोडेक्सिन बेटा आप जब वो पढ़ोगे ना ETS में आपके पास FES करके होता है, वहां पर आयरन सल्फर प्रोटीन ना। ये वाला समझ में आया क्या? एंटीबॉडी वगैरह में, है ना। हाँ, फेरोडेक्सिन कर लो। इसको लिखना है बेटा, ये आपके पास लिखा हुआ चला जाएगा। आपको मैंने कहा था लिखा हुआ चला जाएगा, आप उसमें से लिख लेना। समझ लो अभी ठीक से,
ठीक है, या साथ के साथ लिख लो रोल तो अच्छा रहेगा ताकि आप याद कर सको। मेरे हिसाब से बेटा देखो, मैं फिर बार बार इस चीज को रिपीट करता हूं, ट्रिक्स बनाना बहुत इजी है, आप भी बना सकते हो। आप हर एक टॉपिक की ट्रिक बना सकते हो। आप में से बच्चे हर एक की शॉर्ट फॉर्म लिख लो ना, वो ट्रिक बन जाएगी, और उसको किसी राइमिंग फॉर्म में बना दो। प्रॉब्लम विद द ट्रिक इज कि जब बहुत सारी हो जाएंगी तो याद नहीं आएंगी और वो आपस में कंफ्यूज करने लगेंगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि डायरेक्ट याद करा करो और अपनी मेमोरी पर भरोसा रखा करो कि जो आपने याद किया वो सही है। देखो, अगर मैं आपसे कह रहा हूं आपने ट्रिक बना के याद कर लिया, पर आपने थायामीन और थाइमीन दोनों अलग अलग है बेटा, ये दोनों अलग अलग है। थाइमीन और थायामीन ये क्या है? ये नाइट्रोजिनस बेस होता है, ये नाइट्रोजिनस बेस है और ये विटामिन है। आप देख रहे हो? तो अगर आपने ये याद कर रखा होगा कि सर ने बताया था थायोल ग्रुप, तो THI आएगा, ऐसे याद रह जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ टी याद कर लिया तो थाइमीन याद कर रहे हो कि थायामीन याद कर रहे हो, तो प्रॉब्लम होगी। हां बेटा, किरेटिन हेयर वाली प्रोटीन में भी सल्फर होगा, इसलिए हेयर जलाने पे स्मेल आती है। आपको पता है ये बात? कुछ बच्चे क्या करते हैं, बचपन में शैतानी करते हैं, हेयर जलाते हैं, ऐसे कहीं मिल जाता है तो उनको, मतलब चमत्कारी बच्चे होते हैं ऐसे, तो वो उनको पता चलेगा स्मेल आती है। उथल पुथल क्यों हो रहा है बेटा, देख ले। बेटा एंटीबॉडी का आप स्ट्रक्चर देख लो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, उसमें सल्फर बना हुआ है। क्लियर है? इस चैप्टर का बेटा हैंड रिटन कंप्लीट कल दे दूंगा मैं हर हालत में, ठीक है? कल एनी हाउ दूंगा आपको मैं, ठीक है? हाँ, कल मैं आपको इसको 100% दे दूंगा। जो लिखना चाहता है लिख लो, बाकी मैं कल इसको 100% इस चैप्टर का जरूर दे दूंगा आपको। एक मैंने सेंड किया हुआ है पहले से, पर मैं एक नया भी दे दूंगा आपको। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। आ जाओ इधर देखो, हमने नाइट्रोजन कर लिया, फास्फोरस कर लिया, सल्फर कर लिया, पोटेशियम में आ जाओ। पोटेशियम को करने के लिए बहुत सारी चीजें, ध्यान से सुनना मैं जो बताने वाला हूं। पोटेशियम को करेंगे, आओ जल्दी से आओ। अगला मिनरल देखो, पोटेशियम। पोटेशियम मैक्रोन्यूट्रिएंट है, K+ कह रहे हैं, आयंस की फॉर्म में। फोकस करो बेटा, क्लियर? हाँ ठीक है। इधर देखो बेटा, पोटेशियम बच्चे देखो, 1-2 दिन थोड़ा सा एक्टिव था, कल भी बहुत ज्यादा एक्टिव था, ठीक है? आज की क्लास का भी बहुत कम पॉसिबिलिटी थी। हम सुबह ही एकदम पहुंचे हैं लेट, मतलब थोड़ा सा सुबह पहुंचे हैं और फिर आके 2 दिन हो गया सोए हुए, तो उस चक्कर में भी, जैसे मेरा परसों का शेड्यूल ये था कि मैं लक्ष्य नीट, एक बैच है लक्ष्य नीट 1.0, उसकी 9:30 मेरी क्लास खत्म हो रही है। 9:30 के अराउंड, 10 के अराउंड पता चल रहा है कि नेक्स्ट डे सुबह जाना है कानपुर। तो मेरे 3 लेक्चर थे उस दिन, जिस दिन कल जो थे, उसमें से 2 तो हमने ले लिए। कौन से ले लिए? एक आपका वाला और लक्ष्य 2.0 का। तो थोड़ा सा 1-2 दिन दो, हेक्टिक है चीजें, उसको ठीक कर लेते हैं फिर करते हैं, ठीक है ना? प्रायोरिटी पे ऐसा नहीं आपका काम प्रायोरिटी पे नहीं, आपका ही काम प्रायोरिटी पे रहता है। बैचेस प्रायोरिटी में बेटा। अगर रात में 10 बजे पता चल रहा है सुबह जाना है, तो उसके बीच में सोना भी है, तो सोए अब 12:30 बजे 1 बजे के आसपास, फिर 2 घंटे बाद उठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए। तो ये सोचो कितना डिफिकल्ट। मैं सिर्फ ये इसलिए बताता हूं कि स्ट्रगल कैमरे के उस साइड भी है। जैसे आप जिस रूम में बैठे हो वहां भी उतना ही स्ट्रगल है। जैसे कल मैं बच्चों को देख के जो फील हुआ, स्ट्रगल उधर भी उतना ही है। सिर्फ लेक्चर देखना स्ट्रगल नहीं है, सुबह का खाना कब मिलेगा ये भी स्ट्रगल है। जो हॉस्टल में आप में से बहुत सारे बच्चे रहते हैं, उनका ये स्ट्रगल भी है कि आज मतलब खाना आया ही नहीं हमारा, आज कैसे खाएंगे, या आज हमें मान लो हॉस्टल की फीस सबमिट करनी, भी घर से पैसे नहीं आए, या हमें इतने पैसे सेव करने हैं ताकि 2 महीने और चल जाए। तो स्ट्रगल कैमरे के उस साइड भी है और इस साइड भी है, दोनों तरफ है। तो जब तक स्ट्रगल नहीं होगा, जब तक मेहनत नहीं होगी, कुछ बनता नहीं है। हमेशा याद रखना, आप में से जो घर रह के भी देख रहे हैं, मान लो घर रह के भी लेक्चर देखते हैं, उनका भी स्ट्रगल है। सुबह उठना है, मैनेज करना है, घर के कुछ काम भी होते हैं, उन सब के बीच में है बेटा ये स्ट्रगल। तो स्ट्रगल तो लाइफ में रहता है, ठीक है? और वो एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, वो डार्विन चाचा कह के गए थे। तो इधर इसलिए फोकस करो, ध्यान रखो इसे, है ना? ठीक है, क्लियर है? ये चीज समझो, इस चीज को बेटा, दोनों तरफ है। आ जाओ, रोल आ जाओ फटाफट से। इधर देखो, पोटेशियम
के प्लस, आप समझ रहे हो, के प्लस रोल कहां पे, सुन लो। सबसे पहले याद करो के प्लस मेलेट थ्योरी, ये क्या करेगा, बैलेंस ऑस्मोटिक पोटेंशियल, फोकस करो बेटा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को बैलेंस करेगा, है ना, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। क्लियर है? हां, ऑस्मोटिक उसको पोटेंशियल को बैलेंस करेगा, या जैसे के प्लस मेलेट थ्योरी है ना, वो पढ़ी थी, उसने क्या बताया था, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, उसमें रोल है। और ये ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब होता है बेटा एक तरीके से वाटर और आयन का बैलेंस, वाटर और आयन का बैलेंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पोटेशियम के लिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, वो ये है बेटा, पोटेशियम के रोल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये उस जगह चाहिए होता है जहां डिवीजन हो रही होती है। डिवीजन मतलब जैसे कि मेरे पास शूट टिप में चाहिए, रूट टिप में चाहिए, एपिकल बड वगैरह में चाहिए, तो ये रिक्वायर इन एपिकल बड, इसका क्वेश्चन आ सकता है, रिक्वायर इन एपिकल बड, एपिकल बड में चाहिए और रूट टिप में चाहिए। आपको समझ आ रहा है? ऐसी जगह एंड मेरिस्मेटिक रीजन, वहां पर चाहिए होता है पोटेशियम, मेरिस्मेटिक रीजन, वहां पर मुझे पोटेशियम चाहिए होता है। दूसरी चीज क्या है बेटा, दूसरी चीज क्या है मेरे पास, जैसे हम लोग इस चीज को समझते हैं कि जैसे हमारे पास ये मतलब पोटेशियम जो है हमारे पास, एक तो हमने ये लिख दिया कैटायन एनायन बैलेंस करता है, दूसरा ये क्या करता है, हमें कहां पर चाहिए, एपिकल बड वगैरह इस जगह पे चाहिए। और एक चीज और आपने याद रखनी है कि पोटेशियम जो होता है, ध्यान सुनेंगे बेटा, पोटेशियम हमारा प्रोटीन सिंथेसिस को लेके, प्रोटीन सिंथेसिस को लेके उसका रोल होता है। जैसे मैग्नीशियम होगा वो चाहिए होता है डीएनए आरएनए पॉलीमरेज को, ठीक है, ये पोटेशियम किसके लिए चाहिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो मैं लिख सकता हूं रिक्वायर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, रिक्वायर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर? तो ये वाली चीज याद रखना है। देखो एक साल क्वेश्चन क्या आया था, वहां पर उसने एपिकल बड पूछा था, पर उस ऑप्शन में पोटेशियम नहीं था, वहां कैल्शियम था। एक्चुअल में क्या होता है, कैल्शियम भी वहीं चाहिए जहां पोटेशियम चाहिए, लेकिन डिफरेंस एक लिखा हुआ दोनों में कि कैल्शियम कहां चाहिए, जहां पर सेल वॉल है, मतलब सेल डिवाइड कर रहा, नए सेल बना। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, पोटेशियम कैटायन एनायन बैलेंस मेंटेन करने के लिए चाहिए, के प्लस मेलेट थ्योरी मतलब ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा वहां चाहिए, और पोटेशियम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए। पोटेशियम शूट टिप एपिकल बड ऐसी जगह पे चाहिए, तो जहां पर टिप लिखा होगा पोटेशियम मार्क करो। पर हमारे पास क्या होता है, सेल डिवीजन में कैल्शियम का भी रोल होता है, वो मिडल लैमेला बनाता है, तो उस ऑप्शंस में कैल्शियम नहीं, सॉरी पोटेशियम था नहीं, तो हमने कैल्शियम मार्क करा क्योंकि वो भी सेल डिवीजन पे टिप्स पे चाहिए। हां अगर दोनों होता तो मैं पोटेशियम मार्क करता, एनसीईआरटी की लाइन है। तो एक बार चेक कर लेते हैं पोटेशियम को फटाफट से, क्या क्या हमने याद करना है पोटेशियम के लिए। रुक जाओ एक मिनट, देखो ये रहा, देखो ये क्या कह रहा है, के प्लस की फॉर्म में आप एब्जॉर्ब करोगे इसे, अबंडेंट क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी में कहां चाहिए, मैंने लिखा ना मेरिस्मेटिक टिश्यू, डिवाइडिंग सेल, बड्स, लीव्स एंड रूट टिप, देख रहे हो यहां चाहिए। क्या मेंटेन करता है, एनायन कैटायन बैलेंस मेंटेन करता है। याद करो पोटेशियम की वजह से हमने स्टोमेटा को खोला था, कहां चाहिए, प्रोटीन सिंथेसिस में चाहिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में चाहिए, और इसी की वजह से मेरे पास क्या एंटर किया था, पानी एंटर किया था, याद है। अगर पानी एंटर करता है तो वो क्या मेंटेन करता है, पानी एंटर करने की वजह से सेल टर्जिड बनता है, तो ये क्या मेंटेन करेगा, टर्जिडिटी। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम लिखा हुआ है पर एंजाइम्स के नाम नहीं एनसीईआरटी में, तो आपको बेटा मैं चाहूं तो इसके एक शॉर्ट फॉर्म बना देता हूं, आपके लो खुश हो जाना कुछ बच्चे, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग मेरिस्मेटिक टिश्यू हो गया, बड हो गया, लीफ हो गया, है ना, क्लियर। उसके बाद मेरे पास क्या हो गया, टर्जिडिटी हो गया, और क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, ठीक है। पर इसका करोगे क्या, याद नहीं आएगा वहां पे। आपको सिर्फ क्या करना है, प्रॉपर तरीके से याद करके जाना है कि एनायन कैटायन बैलेंस का मतलब क्या होता है, पोटेशियम जो होता है सेल के अंदर अगर वो एंटर करता है तो अपने साथ पानी ले जाता है। टर्जिडिटी मतलब सेल को फुलाना, तो गार्ड सेल को टर्जिड बना रहा था, टर्जिडिटी हो गया पहला पॉइंट।
दूसरा ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कैटायन एनायन बैलेंस। ये तीनों रोल रिलेटेड है, अलग अलग नहीं है। कैटायन एनायन बैलेंस मतलब खुद कैटायन है, तो एक कैटायन एनायन बैलेंस कर रहा है, उसकी वजह से पानी एंटर कर रहा है, सेल फूल रहा है, टर्जिड हो गया, उसी की वजह से ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हो रही है। तो एक्स्ट्रा रोल कौन सा याद किया आपने? सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस का, ये याद करना है। क्लियर हो गया है ना? टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का नहीं आएगा। टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का नहीं आएगा बेटा। बॉटनी के किसी भी टेस्ट में एनसीईआरटी के बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक है, क्यों लगे बेटा इन पे? बच्चे ट्रिक तो आप बहुत बना सकते हो, आप छोटे बच्चे थोड़ी हो। बनाओ ट्रिक दिन भर बैठ के, 200 ट्रिक बना के लाना कल सारे, है ना? आगे आ जाओ, आगे आ, जल्दी करो, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। देखो इधर भाई, इधर देखो, पोटेशियम हो गया। अब देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम को देखते हैं, 2 मैक्रो और रह गए। कैल्शियम और मैग्नीशियम को देखते हैं। देखो भाई, आ जाओ। कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम हम क्या बात कर रहे हैं सुन लो ध्यान से। हमने कैल्शियम लिख दिया, ये कैल्शियम हो गया, एब्जॉर्प्शन फॉर्म Ca+2। अब रोल सुन लो ध्यान से, इधर देखो सारे, इधर देखो, हमने ये सेल बना रखा है प्लांट सेल, ये दूसरा प्लांट सेल है, ये इसकी सेल वॉल है, दिस इज सेल वॉल, दिस इज ऑल्सो सेल वॉल। ध्यान से फोकस करना इधर, दिस इज सेल वॉल, प्लांट सेल है ये बेटा, दोनों प्लांट सेल है। इनके बीच में एक लेयर होती है जो सबसे पहले बनती है। जब सेल डिवाइड करता है तो सबसे पहले ये वाली लेयर बनती है, इसे हम क्या नाम देते हैं? मिडल लैमेला। इसे हम क्या नाम देंगे बेटा? मिडल लैमेला नाम देंगे। इसे हम क्या नाम देंगे? मिडल लैमेला नाम देंगे। तो मेरे पास ये सेल वॉल है, मेरे पास ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल और ये मिडल लैमेला है। ये क्या है हमारे पास? मिडल लैमेला। ठीक है, मिडल लैमेला किसकी बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट की, कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। अच्छा, ये कब बनती है? जब सेल डिवाइड करता है। सेल डिवीजन में सबसे पहले यही लेयर बनती है, मिडल लैमेला। तो मिडल लैमेला लेयर का नाम है, कैल्शियम पैक्टेट केमिकल का नाम है जिसकी बनी हुई है। तो सबसे पहला रोल कैल्शियम का क्या होगा? इट रिक्वायर इन डिवाइडिंग सेल, और हम मिडल लैमेला को एंड सेल वॉल का पार्ट लेते हैं मिडल लैमेला को। ठीक है, रिक्वायर इन डिवाइडिंग सेल में चाहिए जो सेल डिवाइड कर रहा है। आप समझो इस चीज को, डिवाइडिंग सेल एंड सेल वॉल, पार्ट ऑफ मिडल लैमेला। किसका पार्ट है बेटा? मिडल लैमेला का पार्ट है। दूसरा क्या है बच्चे? ध्यान से सुनो, सेकंड क्या है? बोरोन की जरूरत होती है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए। बोरोन रिक्वायर फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने के लिए किसकी जरूरत होती है? बोरोन की जरूरत होती है। बिना बोरोन के कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। बोरोन की जरूरत होती है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, बिना बोरोन के कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो बोरोन रिक्वायर फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने के लिए बोरोन की जरूरत होती है। यह बात भी समझ आ गई आपको? आगे सुनो ध्यान से बेटा, नेक्स्ट सुनो। बोरोन की जरूरत होती है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को लेके। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को लेके किसकी जरूरत होती है? बोरोन की जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट समझना ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट सुनो ध्यान से बेटा, ध्यान से देखो। हमारे पास ये सेल है, ध्यान से देखो बेटा, ये सेल है। इस सेल में हमारे पास ऐसे कुछ धागे बनते हैं। इन धागों को, ये क्रोमोसोम को अलग करने के लिए होते हैं, स्पिंडल फाइबर कहते हैं। तो इन स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं? जो क्रोमोसोम को अलग करते हैं। स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए कैल्शियम चाहिए होता है। तो कैल्शियम किस में हेल्प करेगा? हेल्प इन स्पिंडल असेंबली। स्पिंडल असेंबली क्या होता है बेटा? असेंबली मतलब जुड़ना। तो स्पिंडल फाइबर को जुड़ने में मदद कौन करता है? कैल्शियम। कैल्शियम हेल्प इन स्पिंडल असेंबली।
स्पिंडल फाइबर को आपस में जुड़ने में कौन हेल्प करता है? कैल्शियम हेल्प करता है। तो यहां पर क्लियर समझ लो ध्यान से, कैल्शियम हमारे पास क्या है? डिवाइडिंग सेल में और सेल वॉल में है। ये पार्ट है किसका? मिडल लैमेला का। ये समझ में आ गया। दूसरा देखो, बोरोन रिक्वायर फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। बोरोन किसके लिए चाहिए हमारे को? कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए, बोरोन की जरूरत होती है। स्पिंडल फाइबर बता दिया आपको। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। क्या आपने एक चीज पढ़ी है, सेकंड मैसेंजर? जिन बच्चों ने क्लास 11 थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है या नहीं भी पढ़ी, याद करो, मैं बताता हूं आपको। क्लास 11th के लास्ट चैप्टर में, लास्ट चैप्टर जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है, जहां पर हार्मोन एक्शन लिखा हुआ है, वहां पर क्या है? कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के, सॉरी, कैल्शियम जो है वो सेकंड मैसेंजर की तरह काम करता है। तो कैल्शियम कैसे काम करता है? एक्ट एज सेकंड मैसेंजर। कैसे काम करेगा बेटा? सेकंड मैसेंजर की तरह काम करेगा। तो कैल्शियम कैसे काम कर रहा है? सेकंड मैसेंजर की तरह काम कर रहा है। सेकंड मैसेंजर क्या होता है? जब हार्मोन काम करता है ना, हार्मोन, तो हार्मोन फर्स्ट मैसेंजर होता है। जैसे मान लो इंसुलिन है, इंसुलिन फर्स्ट मैसेंजर है। सेल के सरफेस पर, ये सेल है, सेल के सरफेस पर इंसुलिन आए, तो प्लांट सेल है ना, एनिमल सेल में होता है। सेल के सरफेस पर एक रिसेप्टर होता है, उससे जुड़ के अंदर जो मैसेज लेके जाता है वो कौन होता है? कैल्शियम। तो कैल्शियम काफी सारे रिएक्शंस में हेल्प करता है। सही है। कैल्शियम कहां चाहिए? एक तो ध्यान सुनेंगे बेटा, कैल्शियम कहां चाहिए? एक डिवाइडिंग सेल में चाहिए, डिफरेंशिएटिंग सेल में चाहिए, और स्टेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेंटेन करता है। रिपीट कर रहा हूं, डिवाइडिंग सेल में चाहिए, डिफरेंशिएटिंग सेल में चाहिए, और स्टेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मेंटेन करता है। ये रोल होता है कैल्शियम का। तो मेरे पास कैल्शियम रिक्वायर इन डिवाइडिंग सेल, डिफरेंशिएटिंग सेल एंड और सोचो, डिवाइडिंग सेल, डिफरेंशिएटेड सेल एंड स्टेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्टेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन मेंटेन करने के लिए चाहिए कैल्शियम। क्लियर है? तो ये कैल्शियम के रोल है। एक बार एनसीईआरटी चेक करेंगे, और जिन बच्चों को थोड़ा भी नहीं समझ आया बता दो, मैं आगे बता देता हूं इसको दोबारा से। कैल्शियम देख लो बेटा, एंजाइम्स को कंट्रोल करता है ये। कैल्शियम किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा? Ca+2 की फॉर्म में। मेरिस्मेटिक मतलब डिवाइडिंग सेल, डिफरेंशिएटिंग परमानेंट होते सेल में। ये सेल डिवीजन में स्पिंडल असेंबली करवाता है। सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, पर्टिकुलरली मिडल लैमेला। कैल्शियम पैक्टेट का क्या बनता है? मिडल लैमेला। दूसरा, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए चाहिए। ये देख लो। क्लियर? अब ये इमोबाइल है, याद है? इमोबाइल है, तो कहां इकट्ठा हो जाएगा? ओल्ड लीफ में। सही है। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन के लिए चाहिए। और जो मैंने यहां पर ये लिखा हुआ है बेटा, ये जो चीज लिखी हुई है, रेगुलेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इसका मतलब है कि ये कैसे काम करता है? सेकंड मैसेंजर। सेकंड मैसेंजर की तरह काम करके एंजाइम को एक्टिव करता है। ये काम करता है। सही है। ओल्डर लीफ का मतलब क्या हुआ? ये इमोबाइल है। याद करो, इमोबाइल है कैल्शियम। याद आ रहा है बेटा? ब्लड क्लॉटिंग प्लांट में नहीं हो रही है ना, हमें वो फंक्शंस लेने हैं। हां बच्चे, दोबारा रिपीट कर देता हूं बेटा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो, मेरी बात सुनो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट पे चार्ज होता है। उस चार्ज को बैलेंस करने का काम कैल्शियम का हो सकता है। तो प्लाज्मा में जब भी कोई चीज, मान लो स्टेबिलिटी हम लोग देखते हैं, नॉर्मली चार्ज बैलेंस भी एक तरीके का होता है कि अगर चार्ज को बैलेंस कर देंगे तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। माइटोटिक मतलब माइटोसिस होने वाले स्पिंडल फाइबर। ठीक है। एक्यूमुलेट का मतलब जब ओल्ड लीफ से मूव नहीं करेगा तो वहां इकट्ठा हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग का मतलब जो सेल डिवाइड करता है, डिवाइडिंग सेल हो गया। जब वो परमानेंट बनेगा तो उसे डिफरेंशिएटिंग सेल कहते हैं। जब सेल डिवाइड करता है तो डिवाइडिंग सेल हो गया। जब वो परमानेंट होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएटिंग कहते हैं। क्लियर है बेटा? देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा लेक्चर को लेके। इनमें समय लगेगा लेकिन मैं करा सारा दूंगा आपको। ठीक है? क्योंकि मुझे टाइम चाहिए आपको लाइव में पढ़ाने का। मैं ऐसे नहीं कर सकता कि कम समय में पढ़ा दूंगा।
तो मैं देखूंगा कि थोड़ा सा आप जैसे ये चैप्टर फिनिश हो जाता है उसके बाद से एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, लाइव रिकॉर्डेड, दोनों तरह के लेक्चर आप देख सकते हो जो आपको ठीक लगे। पर मैं जैसे लाइव लूंगा तो जो वीक बच्चे हैं जिनको कई बार ऐसा लगता है हमें ज्यादा समझने की जरूरत है और ज्यादा, तो वो लाइव में आकर देखो, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताऊंगा, यही कर सकता हूं मैं। ठीक है, आपके लिए बेटा सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा और पेशेंस रखनी पड़ेगी, बिना उसके नहीं करा पाएंगे। आओ भाई मैग्नीशियम पे आओ, मैग्नीशियम पे आओ जल्दी से, आगे और बता रहे हैं फिर। आ जाओ जल्दी, आ जाओ बेटा, मैग्नीशियम पे आ जाओ। अब आ गए मैग्नीशियम पे। देखो मैग्नीशियम कैसे एब्जॉर्ब होता है कैटायन की फॉर्म में। Mg+2। ठीक है, रोल क्या है मैग्नीशियम का, क्या रोल है भाई, क्या रोल है मैग्नीशियम का, सुन लो ध्यान से। सबसे पहले ये एक्टिवेटर होता है एंजाइम का। 2020 में बेटा लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, एल्कलाइन अर्थ मेटल जो काफी सारा रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, शायद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन था या बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन था, तो मैग्नीशियम था उसका आंसर। तो एक्टिवेटर ऑफ मैनी एंजाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस के दो एंजाइम है, नाम लिख रहा हूं मैं। एक का नाम है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, कंपाउंड का नाम है बेटा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम का नाम है जो फोटोसिंथेसिस में यूज होगा, पेप्केज कहते हैं इसे, पेप्केज। दूसरा एक एंजाइम है जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है अर्थ पे, रुबिस्को। तो ये दोनों फोटोसिंथेसिस के हो गए। एंड एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन, एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन, उसमें कौन आएगा बेटा मेरे पास, उसमें कौन आएगा, ध्यान से सुनो बेटा, उसमें कौन आएगा मेरे पास, ये तो रुबिस्को हो गया, ये हो गया रुबिस्को। इसके बाद मेरे पास हेक्सोकाइनेज, आपने सुना है हेक्सोकाइनेज ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। बच्चे ये नाम याद करने पड़ेंगे जो एंजाइम किसी मिनरल से एक्टिवेट होते हैं, ये नाम याद करने पड़ेंगे। तो ये Mg+2 के लिए हो गया। दूसरा रोल देखो, फर्स्ट रोल तो ये हो गया, सेकंड हो गया राइबोसोम असेंबली। राइबोसोम असेंबली का क्या मतलब है ना, राइबोसोम असेंबली का क्या मतलब, मेरी बात सुनेंगे सब लोग, बोर्ड पे ध्यान दो। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर से मेरे पास राइबोसोम की दो सब यूनिट बन के आती है, मान लो 60S और 40S सब यूनिट राइबोसोम। देखो राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम एक ऑर्गेनल है जिसकी दो सब यूनिट होती हैं। ये सब यूनिट न्यूक्लियस के अंदर से न्यूक्लियोलस से बन के आती हैं। मैं रिपीट करूंगा, न्यूक्लियस के अंदर से न्यूक्लियोलस से बनकर आती हैं। इन सब यूनिट को मैग्नीशियम की प्रेजेंस में ही जोड़ा जा सकता है। इनको किसकी प्रेजेंस में जोड़ा जा सकता है, मैग्नीशियम की प्रेजेंस में। ये सब यूनिट बनके कहां से आती हैं, सब यूनिट क्या होता है, राइबोसोम के दो हिस्से होते हैं ऐसे, एक 60S 40S, जुड़ने के बाद 80S बनता है। तो ये सब यूनिट बनती कहां है, न्यूक्लियस के अंदर बनती है। जुड़ती कहां है, साइटोप्लाज्म में जुड़ती हैं। किसकी मदद से जुड़ती है, Mg+2 की मदद से। तो आपको यह याद रखना है कि राइबोसोम की सब यूनिट की असेंबली, सब यूनिट का मतलब राइबोसोम की सब यूनिट होती हैं, दो पार्ट होते हैं, वो मैग्नीशियम की वजह से साइटोप्लाज्म में जुड़ते हैं। किसमें जुड़ते हैं, साइटोप्लाज्म में। और कब जुड़ते हैं, जब प्रोटीन बनाना हो। दूसरा क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम पे चार्ज होता है Mg+2, वो बेसिकली फास्फोरस के चार्ज को बैलेंस कर सकता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैग्नीशियम पे चार्ज होता है Mg+2, वो फास्फोरस के चार्ज को बैलेंस कर सकता है। डीएनए रेप्लिकेशन और किसमें, मतलब डीएनए सिंथेसिस और आरएनए सिंथेसिस में कहीं ना कहीं एटीपी जीटीपी ये चीजें इन्वॉल्व है। रिपीट करूं, फिर से सुनो। देखो मेरे पास दो प्रोसेस हैं, डीएनए बनाना और आरएनए बनाना। दोनों में एटीपी जीटीपी ऐसी चीजें इन्वॉल्व है। इन चीजों को बनाने के लिए इनके अंदर चार्ज वाली चीजें, क्योंकि एटीपी जीटीपी इन पे चार्ज होता है, उसके चार्ज को बैलेंस कौन करता है, मैग्नीशियम। इसलिए एनसीईआरटी ने रोल लिखा है कि मैग्नीशियम हेल्प इन
डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस। डीएनए और आरएनए बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? मैग्नीशियम चाहिए। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम, ये डीएनए आरएनए बनेगा कैसे? जीटीपी एटीपी न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड में फास्फोरस होता है, उसके चार्ज को बैलेंस कौन करता है? मैग्नीशियम। तो आपने क्या क्या पढ़ा? पहला, ये कई एंजाइम्स का एक्टिवेटर है। दूसरा, ये क्या करता है बेटा? साइटोप्लाज्म में राइबोसोम की सब यूनिट जुड़वाता है। तीसरा, मैग्नीशियम डीएनए और आरएनए बनाने में मदद करता है। डीएनए आरएनए बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। और फिफ्थ में यहां पर क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा, फिफ्थ में यहां पर क्या लिख रहा हूं कि मेरे पास ये तो मैग्नीशियम ये कर रहा है, सॉरी फोर्थ में क्या लिख रहा हूं यहां पर, मैग्नीशियम इसके अलावा देखो, एक तो हो गया राइबोसोम की असेंबली, एक हो गया डीएनए आरएनए की सिंथेसिस हो गया। क्या हमने क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में मैग्नीशियम पढ़ा है? तो इट इज अ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। ये किसका पार्ट है? क्लोरोफिल का पार्ट है। तो ये रोल है मैग्नीशियम के जो आपको याद करने हैं। क्लियर? बेटा मैग्नीशियम मोबाइल है, मैग्नीशियम मोबाइल मिनरल है ना, मोबाइल तो पढ़ा है हमने। इसको रिपीट कैसे करूं बेटा? मैंने तेरे को एंजाइम के नाम लिखे, नाम याद करने हैं, और ये राइबोसोम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के एंजाइम है। उसके बाद साइटोप्लाज्म में राइबोसोम की सब यूनिट को जोड़ने के लिए चाहिए, डीएनए आरएनए बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर, हां क्लियर। इधर देखो बेटा, इधर देखो, ये देखो, ये रहा मैग्नीशियम, आप देखो, इट इज एब्जॉर्ब एज अ डाइवेलेंट Mg+2। इट इज activate the enzymes of respiration and photosynthesis and involve in synthesis of DNA RNA. Magnesium is a constituent of ring. आपको मैंने बताया रिंग का पार्ट है, मैग्नीशियम सेंटर में है, 4 नाइट्रोजन लगे हुए, रिंग का पार्ट है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रिंग, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल एंड मेंटेन राइबोसोम स्ट्रक्चर। तो राइबोसोम की दोनों सब यूनिट को जोड़ने के लिए काम आता है ये। क्लियर है? हां क्लियर? हाँ यार, कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप लोग अगर इसको समझ नहीं पा रहे हो, कितनी खराब बात है। आपको पता है कितना इसको आराम आराम से पढ़ाया जा रहा है ना? तो इसको समझने की कोशिश करो, ऐसे तो नहीं आएगा कभी भी आपको कुछ। ठीक है, क्लियर है? जल्दी करो इसको, ताकि बेटा अभी तो मिनरल रह रहे हैं, है ना। मिनरल के रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिखाऊंगा, इसके बाद आपको मिनरल के रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ आयरन, आयरन आ जाओ। आयरन देखो, इधर देखो बेटा, आयरन की दो फॉर्म होती हैं, Fe+2 Fe+3। इसको फेरस कहते हैं, इसको फेरिक कहते हैं। एनसीईआरटी ने ये नहीं लिखा, ये लिखा है फेरिक। तो आयरन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा? फेरिक की फॉर्म में। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, आयरन क्या है? मोस्ट अबंडेंट माइक्रो है। सबसे ज्यादा अबंडेंट क्या है? माइक्रो। सबसे ज्यादा अबंडेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है। दूसरा, फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस, क्लोरोफिल के बनाने के लिए, फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस मुझे दो मिनरल चाहिए होते हैं। मुझे Fe एंड Mg दोनों रिक्वायर हैं, दोनों रिक्वायर हैं। Fe क्लोरोफिल का पार्ट नहीं होता, पर उसको बनवाने में मदद करता है। तो क्लोरोफिल सिंथेसिस में आयरन और मैग्नीशियम दोनों का रोल होता है। तीसरी चीज बेटा, तीसरी चीज, मेरे पास कुछ प्रोटीन है, सम प्रोटीन, जिनका नाम है साइटोक्रोम, साइटोक्रोम और फेरोडेक्सिन। देखो इसमें फेरो वर्ड आ रहा है, डेक्सिन। साइटोक्रोम बेटा कलर प्रोटीन होती है एक तरीके की, सुन लो ध्यान से। साइटोक्रोम जो होते हैं ये कहां होते हैं मैं बताता हूं आपको। आप पढ़ोगे ईटीएस, ईटीएस कहां पढ़ोगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। ये कहां होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम? कहां होता है भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम? ये दो जगह होता है। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर होता है, यहां ये माइटोकॉन्ड्रिया बेटा, इसकी इनर मेम्ब्रेन पर ईटीएस होता है। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर होता है। ये क्लोरोप्लास्ट है, ये थाइलाकॉइड है, इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर ईटीएस होता है। तो यहां पर मेरे पास
ये प्रोटीन होती है साइटोक्रोम और फेरोडेक्सिन। तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि साइटोक्रोम और फेरोडेक्सिन प्रोटीन ईटीएस का पार्ट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट है, जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनाने में मदद करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनाने के लिए एक खास तरह के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब प्रोटीन्स लगी रहती हैं। उस प्रोटीन में कौन कौन है मेरे पास, साइटोक्रोम और फेरोडेक्सिन है। तो साइटोक्रोम और फेरोडेक्सिन बोथ हैव आयरन, दोनों में आयरन होता है। और ये कहां होते हैं भाई, साइटोक्रोम कहां होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में। कहां होंगे बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे और कहां होंगे, क्लोरोप्लास्ट में होंगे। यहां तक समझ में आई बात, क्लियर है? हां, टाइम आउट वाले घर चले जाओ। बेटा देखो मेरी बात सुनो, थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना, पिटाई हो जाएगी नहीं तो 2-1 की। हाँ ध्यान दे लो इधर। फोर्थ आ जाओ बेटा। मेरे पास बायोमोलिक्यूल के लास्ट पेज पे देखोगे, बायोमोलिक्यूल चैप्टर के लास्ट पेज पे लिखा हुआ है हीम। हीम इज प्रेजेंट इन, हीम में आयरन होता है बेटा। हीम में क्या होता है, आयरन होता है। प्रेजेंट इन कैटेलेज एंड परऑक्सीडेज, इन एंजाइम में मेरे पास हीम होता है साथ में। और इसके अलावा आयरन इज एक्टिवेटर ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम, एक्टिवेटर ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम। याद रखो बेटा इसको, नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या होता है बेटा, याद रखो। नाइट्रोजिनेज एंजाइम वो होता है जो नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करवाता है। तो नाइट्रोजन फिक्स करने वाले एंजाइम को हम क्या लिख रहे हैं, नाइट्रोजिनेज। उसका पार्ट कौन है मेरे पास, आयरन। आयरन इज एक्टिवेटर ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम। आयरन किसका एक्टिवेटर है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम का एक्टिवेटर है। क्लियर है ये चीज, नाइट्रोजिनेज एंजाइम का एक्टिवेटर है कौन, आयरन। क्लियर है ये? तो मोस्ट अबंडेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है, क्लोरोफिल सिंथेसिस करता है, साइटोक्रोम, और ये प्रोटीन है जिनके अंदर आयरन होता है। हीम, हीम क्या होता है, हीम मैंने बताया ना, क्लोरोफिल जैसा स्ट्रक्चर, सेंटर में आयरन, वो इसमें प्रेजेंट होता है कैटेलेज और परऑक्सीडेज एंजाइम में। नाइट्रोजिनेज एंजाइम का एक्टिवेटर आयरन है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, नहीं बेटा टाइम ओवर नहीं हुआ, थोड़ा सा बताऊंगा अभी। बच्चे कैटेलेज और परऑक्सीडेज ये दो एंजाइम होते हैं। क्या आपने कोई ऑर्गेनल सुनी है, परऑक्सीजोम? परऑक्सीजोम एक ऑर्गेनल होती है जो हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो बाई प्रोडक्ट होता है कुछ रिएक्शन का, उसको तोड़ती है। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है, उसको तोड़ने के लिए कुछ एंजाइम चाहिए, कैटेलेज और परऑक्सीडेज। उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है हीम। हां बेटा, क्लोरोफिल में 55 कार्बन होती है। क्लियर है? आ जाओ, जल्दी आ जाओ आगे। बेटा थोड़ा सा फोकस करोगे फटाफट से इसको खत्म कर देंगे। अगर आप फोकस करके सुनोगे तभी याद भी होगा, अगर आप सुनोगे नहीं ध्यान से ये रट नहीं पाओगे बिना समझे। इसलिए समझ लो रोल को, रोल को समझना बहुत जरूरी है बेटा, है ना। रोल को समझना जरूरी है, नहीं तो याद नहीं होगा आपसे। ठीक है, क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, अब सुनेंगे। सल्फर हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, सिस्टीन, मिथ्योनीन, है ना, थाइमीन, बायोटीन कोएंजाइम में फेरोडेक्सिन, फेरोडेक्सिन में Fe होता है और सल्फर होता है। ये चीज आपको बता दी थी मैंने। और किस फॉर्म में होता है, SO4। ठीक है, अब हमने यहां पे क्या बात करनी है देख लो, आपके सामने बेटा ये देख लो। हमने आयरन पढ़ लिया बेटा, बाकी तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से थोड़े थोड़े से रोल है। कॉपर बता रहा हूं, निकल का रोल नहीं पढ़ना आपने, निकल यूरिएज होता है उसका। मैं कॉपर बता रहा हूं पहले आपको, आ जाओ जल्दी से देख लो बेटा फटाफट से। कॉपर देखो, कॉपर। अच्छा, कॉपर पे क्वेश्चन आ सकता है किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, क्यूप्रिक फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, क्यूप्रिक की फॉर्म में।
कॉपर कैसे एब्जॉर्ब होगा? क्यूप्रिक की फॉर्म में। देखो मेरे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर ईटीएस होता है। यहां क्या होता है? ईटीएस होता है। इस ईटीएस में मेरे पास अलग अलग कॉम्प्लेक्स लगे होते हैं। ईटीएस होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे। तो कॉपर क्या होता है बेटा? कॉपर +2 की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। मेरे पास क्या होता है? इन ईटीएस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वहां कॉम्प्लेक्स 4 होता है, कॉम्प्लेक्स 4 नाम से होता है। उस कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम A3 है। साइटोक्रोम A3 हैव कॉपर। मैंने कहा था ना साइटोक्रोम होते हैं उसमें आयरन होता है। तो साइटोक्रोम A3 हैव कॉपर एंड आयरन बोथ। आयरन भी है, कॉपर भी है। तो आपको याद रखना है कि साइटोक्रोम में मेनली आयरन होता है, पर साइटोक्रोम A3 ऐसा है जिसमें कॉपर होता है। उसके अलावा आप याद रखो कि कॉपर जो होता है बेटा एक्टिवेटर है काफी सारे एंजाइम का, एक्टिवेटर ऑफ मेनी एंजाइम। अच्छा, मेरे पास पिगमेंट जो होते हैं जिनमें साइनिन वर्ड लिखा हो, पिगमेंट जिनमें साइनिन टर्म लिखी है, साइनिन, उनमें कॉपर इन्वॉल्व होता है। मतलब क्या हुआ? देखो इधर पिगमेंट साइनिन, मतलब साइनिन क्या हो गया बेटा? जैसे प्लास्टोसाइनिन, फाइकोसाइनिन। तो जिन भी पिगमेंट्स में साइनिन वर्ड लिखा रहता है वहां कॉपर इन्वॉल्व होता है। क्या इन्वॉल्व होता है? कॉपर इन्वॉल्व होता है। तो हमने आपको बताया कॉपर में कॉपर +2 हो गया। तो इन ईटीएस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम A3 होता है। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। उनमें कुछ प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स लगे रहते हैं। उन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में एक साइटोक्रोम A3 होता है, कॉम्प्लेक्स 4 का पार्ट होता है, उसमें कॉपर होता है। इतनी याद रखनी मुझे। अब आ जाओ जरा निकल। निकल को हम कैसे याद कर सकते हैं? Ni+2 एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, नॉट इन एनसीईआरटी, पर एक रोल याद कर लो, एक्टिवेटर ऑफ यूरिएज, एक्टिवेटर ऑफ यूरिएज। क्लियर? एक्टिवेटर ऑफ यूरिएज। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया। अब आ जाओ, आ जाओ इधर बेटा, नेक्स्ट आ जाओ, मॉलिब्डिनम आ जाओ। मॉलिब्डिनम, मॉलिब्डिनम याद करोगे MoO2 2+, एनसीईआरटी लिखती है मॉलिब्डेट आयन। याद करना है बेटा, ध्यान सुनो। नाइट्रोजिनेज एक एंजाइम होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम का जो एक्टिवेटर होता है, व्हाट इज नाइट्रोजिनेज एंजाइम अभी डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजिनेज एंजाइम का जो एक्टिवेटर है वो कौन है? Fe और MO होता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या होता है? जो नाइट्रोजन से अमोनिया बनाता है। तो नाइट्रोजन से अमोनिया बनाने वाले एंजाइम का नाम नाइट्रोजिनेज है, उसके एक्टिवेटर का नाम Fe और MO है, आयरन और मॉलिब्डिनम है। ऐसे ही एक और एंजाइम होता है बेटा, एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है, सुन ले ध्यान से, जिसका नाम है नाइट्रेट रिडक्टेज। इसको भी पढ़ेंगे डिटेल में एक बार। विच एक्टिवेट बाई MO, एक्टिवेट बाई MO। तो आपको एक चीज याद रखनी है, सुन ले ध्यान से आप लोग, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में MO का काफी रोल है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म मतलब नाइट्रोजन साइकिल, तो इसका बहुत रोल है, रोल इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। क्या इतनी बात आपको समझ आ रही है? बताओ, क्या यहां तक ठीक है? क्लियर है? अरे रुक जा भाई, ब्रेक वाले 2-4 मिनट रुक जाओ, बता लें दो पहले। बेटा लेट सर ने नहीं किया, सर ने तो क्लास आज था ही नहीं, एक्चुअल में कैंसिल करना था। सर ने लेट कैसे किया? ना होते हुए क्लास लिया ना, तो तुम ऐसे तो नहीं लिखो कम से कम। सर ने लेट किया, परेशान हम हो रहे हैं,
तो फिर या तो रिकॉर्डेड पढ़ लो आप लोग, मैं पोल करा देता हूँ, रिकॉर्डेड पढ़ लो, मैं ज्यादा पढ़ा दूंगा डेफिनेटली। ठीक है, मैं पोल करा देता हूँ, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं, वो आपकी मर्जी, जैसे पढ़ लो। रिकॉर्डेड भी लेक्चर है आपके पास, लाइव भी है, जैसे पढ़ लो, है ना, क्योंकि मेन पर्पस है आपको आना, है ना, उसमें कर लो। हम लोग नहीं समझे बेटा, एंजाइम के नाम याद करने फिलहाल, ठीक है, ये करेंगे आपको। 2-3 मिनट रुको बस, आपको ये बाकी के रोल बताने हमें। बाकी देखो, सबसे पहले जिंक बता रहा हूं और आपको ये बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। जिंक और बोरोन देखो, इसमें देखो बेटा, एक जिंक, जिंक कैसे एब्जॉर्ब होता है, Zn+2। याद रखना जिंक बहुत जरूरी है। सबसे पहले ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस के लिए, इसके बिना ऑक्सिन हार्मोन नहीं बनता। ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर जिंक। क्या चाहिए बेटा, जिंक चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि ऑक्सिन बनाने के लिए मुझे जिंक चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, जिंक काफी सारे एंजाइम का एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर ऑफ फर्स्ट अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ये कौन सा एंजाइम है, इथेनॉल बनाता है ये कौन सा एंजाइम है बेटा, ये इथेनॉल प्रोडक्शन करता है। सभी बच्चे 10 बार रोल लिखकर लाएंगे, कल की क्लास से पहले 10 बार लिखकर रोल याद करेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे, मैं स्लाइड में क्वेश्चन छोड़ूंगा, वो उन क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चन की मुझे आंसर बताना। आपने मिनरल पढ़ लिया तो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको करने हैं वो खुद से, ठीक है। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये एंजाइम कहां पढ़ोगे, जूलॉजी में पढ़ोगे। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज बेटा ये एंजाइम के नाम है जिसका ये एक्टिवेटर है। कौन, जिंक। जिंक के लिए याद करना है, ठीक है। लास्ट 2-3 रोल बता रहा हूं। जिंक के बाद हमारे पास बात कर रहे हैं बोरोन की। बोरोन, बोरोन में बेटा BO3 3- B4O7 2-, ठीक है, ये कुछ ऐसा, ये मेरे पास इसके लिए। बोरोन देख लो क्या चाहिए, ध्यान से सुनो बेटा, लास्ट बोरोन के लिए बता रहा हूं, फिर छोटे हैं दोनों, सुन लो ध्यान से। बोरोन क्या करता है, बोरोन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए, रिक्वायर फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब बिना बोरोन के कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर बोरोन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए तो इसलिए इसका रोल किसमें होगा, इन मेम्ब्रेन फंक्शनिंग में, है ना, वहां पर होगा, सही है। सेल डिफरेंशिएशन में होगा, क्योंकि कैल्शियम से रोल रिलेट हो जाएगा इसका। सेल डिफरेंशिएशन में, सेल के बड़े होने में, सेल इलोंगेशन में। क्लियर है ये चीज, बोलो जल्दी से बेटा। तो बोरोन का रोल कैल्शियम से रिलेट हो जाएगा। एक चीज और याद करनी है, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन। पोलन ट्यूब को जर्मिनेट कराता है। पोलन ट्यूब कहां बनती है भाई, स्टिग्मा पर। तो स्टिग्मा पर मेरे पास पोलन ट्यूब बनाने के लिए कौन चाहिए, बोरोन चाहिए। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सा मिनरल कार्बोहाइड्रेट को ट्रांसलोकेट करता है, कौन सा मिनरल क्या है कार्बोहाइड्रेट को ट्रांसलोकेट करता है, वो रहेगा बोरोन। वो क्या रहेगा, बोरोन। तो बोरोन के लिए क्या क्या याद करोगे, पहला कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा, तो जो कैल्शियम के रोल है वो इसके साथ रिलेट हो जाते हैं बहुत सारे। उसके अलावा पोलन ट्यूब जर्मिनेशन और कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। एक लास्ट पॉइंट सुनो बेटा, मेरे पास, ध्यान से सुनेंगे, मेरे पास सुन लो ध्यान से, मेरे पास एक बोरोन है और एक हार्मोन है जिसका नाम साइटोकाइनिन है। लिख लेना, क्वेश्चन आएगा। बोरोन मिनरल में कार्बोहाइड्रेट मूव कराता है, ऐसे ही न्यूट्रिएंट का ट्रांसलोकेशन कौन कराता है, साइटोकाइनिन कराता है। ये चीज ध्यान रखना। अब हमारे पास एक लास्ट रोल Cl और Mn+2 की फॉर्म में और Cl की फॉर्म में। दोनों का रोल फोटोलिसिस में है। फोटोलिसिस क्या होता है, पानी टूटना। फोटोलिसिस क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। चलो छोड़ रहे हैं बेटा, बस अब लास्ट बताना था ये। और इसके अलावा ये कैटायन एनायन बैलेंस करता है, ये चीज है। बस कर लो इसको इतना रोल। और प्लीज कल सब
5 से 7 बार, 10 बार मत लिखो, 5 से 7 बार रोल लिख के याद करोगे और टेस्ट में रोल के क्वेश्चन आएंगे। पहले बता देता हूं, गड़बड़ नहीं करेगा कोई बच्चा, मैंने रोल डिटेल पढ़ाए हैं। इसके बाद भी आपका कोई डाउट पड़ता है तो मैं बता दूंगा फिर से। क्लियर है? हाँ ठीक है बेटा, क्या तेजी है तुम्हारी क्लास? अब आपको ये बोलना पड़ेगा, या आप मेल करो या मैं बोल देता हूं। आपकी क्लास 2 सब्जेक्ट के बीच में है, मुझे लाइव पढ़ाना है तो मुझे स्लो पढ़ाना पड़ेगा। अब या तो दूसरी वाली क्लास को थोड़ा आगे कराएं, एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्लास को कम से कम हाफ एन आवर के गैप में कराएं, क्योंकि चैप्टर ऐसे नहीं होता ना कि हम एकदम डॉट मशीन थोड़ी हमारे अंदर की एकदम से तुरंत पॉइंट पे खत्म कर पाएंगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे हम कभी। तो ये आपके ऊपर है, आप देखो भाई, मैं ऐसा थोड़ी मेरे को एक्स्ट्रा पढ़ाने का बहुत मन कर रहा है, मैं तो आपके लिए पढ़ा रहा हूं ना। ठीक है ठीक है, आपकी मर्जी है, जो दो भी करो, पर मैं दोनों में एक जैसा पढ़ाऊंगा। मैं लाइव में आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, इसलिए समय लगता है, ध्यान रखना इसे, चीजें एक्सप्लेनेशन में समय लगता है। क्लियर है? हाँ ठीक है, जैसे आप मतलब तो इसको कर सकते हैं, या तो गैप बढ़ा देंगे दोनों में तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिल सकता है, ये कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय। और सॉरी आपका एक्स्ट्रा टाइम लिया है ना। ठीक है बेटा, थैंक यू।